उसके सामने एक भव्य प्राचीन शहर दिखाई दिया। ये डॉकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी कोने में गामा साम्राज्य की राजधानी थी, जिसका नाम गामा पवित्र शहर था। आज जियामा साम्राज्य के प्रसिद्ध डुवांग योद्धा और जियाओ परिवार के मुखिया जियाओलिन ने अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया। पूरा जियाओ परिवार खुशी में डूबा हुआ था। गामा साम्राज्य के बड़े परिवारों में से एक होने के नाते ऐसी खुशी की घटना स्वाभाविक रूप से अन्य ताकतों का समर्थन आकर्षित करेगी। हुआंगशी शहर में झांग परिवार का मुखिया आ गया है। शाही राजधानी में म्यू परिवार का मुखिया आ गया है। शाही राजधानी में वांग परिवार का मुखिया आ गया है। जियाओ परिवार का मुखिया जियाओलिन आज अपने दूसरे बेटे के जन्म पर बहुत मुस्कुरा रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 10 साल से ज्यादा समय के बाद उसकी पत्नी उसके लिए एक और बेटे को जन्म देगी। जियाओलिन अब 50 साल का हो चुका है। अगर वह धरती पर होता तो उसे निश्चित रूप से बुरा माना जाता, लेकिन चूंकि वह डुवांग के स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए उसका जीवनकाल लगभग वर्षों का है, जिसे उसके चरम पर कहा जा सकता है। भोज में जियाओलिन कई पुराने दोस्तों के साथ खुशी से बातें कर रहा था। उनके हाथों में शराब के गिलास आपस में टकरा रहे थे और उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय जड़ी बूटियों से बनी बढ़िया शराब के प्याले सीधे उनके द्वारा पिए जा रहे थे। नालन परिवार के मुखिया नालन जी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उसका चेहरा अब लाल हो गया था। वह जियाओलिन के कंधे पर थपथपाता रहा और जोर से हंसते हुए बोला, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। बूढ़े जियाओ, आप पहले से ही 50 साल के हैं और आप अभी भी एक बेटा पैदा कर सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि मेरी पत्नी का पेट नहीं हिल रहा है। अन्यथा यदि आप एक बेटी को जन्म दे सकते हैं तो हम उसके लिए शादी की व्यवस्था कर सकते हैं और हमारे 2 परिवार करीब आ सकते हैं। नालान जी की बात सुनने के बाद जियाओलिन के मन में एक अलग विचार आया। उसने धीरे से कहा, मुझे डर है कि मैं आपकी बेटी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन आपका बच्चा मेरे सबसे बड़े बेटे की उम्र का है। हम उनके भविष्य के बच्चों के लिए शादी की व्यवस्था कर सकते हैं। जब नालन जी ने यह विचार सुना तो उसे लगा कि यह एक अच्छा विचार है। वह और जियाओलिन कई सालों से दोस्त थे और दोनों परिवारों के बीच व्यापार में बहुत सहयोग था। दूसरी तरफ से म्यू परिवार के म्यू चेन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाई जियाओलिन, हम आज आपके सबसे छोटे बेटे के जन्म पर आपको बधाई देने के लिए यहाँ हैं। आप अपने सबसे छोटे बेटे को सबके सामने क्यों नहीं लाते? म्यू चेन के ऐसा कहने के बाद सभी लोग हंगामा करने लगे और आज के नायक को देखने के लिए शोर मचाने लगे। ये देखकर कि वह सभी के उत्साह को दबा नहीं सकता, जियाओलिन ने अपना हाथ लहराया और नौकर से कहा कि वह महिला से युवा मालिक को बाहर लाने के लिए कहे। थोड़ी देर बाद एक परिपक्व महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए हॉल में प्रकट हुई। महिला के बगल में एक लड़का बैठा था जो लगभग 12 या 13 साल का था। यह जियाओ जान था, जो जियाओ परिवार के मुखिया जियाओलिन का सबसे बड़ा बेटा था। असली मालिक को आते देख सभी लोग इकट्ठा हो गए। जियाओलिन ने ध्यान से महिला के हाथों से बच्चे को लिया और फिर चिंता से महिला से पूछा, जुए, तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है? महिला के चेहरे पर थकान दिख रही थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से मैंने एक दिन आराम किया है और मेरा शरीर काफी स्वस्थ हो गया है। जियाओलिन और उसकी पत्नी ने कुछ देर तक चिंता व्यक्त करने के बाद अपना ध्यान उसकी गोद में मौजूद बच्चे पर केंद्रित किया। इस समय बच्चा अपनी छोटी काली आंखों से लगातार अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। ये बच्चा भी सरल नहीं है, वह एक समय यात्री है। उसका असली नाम जियाओ जेन है। वह बस एक साधारण कर्मचारी है। एक सुबह वह काम पर जा रहे थे, तभी अचानक नियंत्रण खो बैठी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जियो जेन के बेहोश होने से पहले आखिरी क्षण में उसने दुर्घटना का कारण बनी कार से ऊंची एड़ी के जूते निकलते हुए उसकी ओर आते देखा। जियो जेन ने साफ देखा कि उसे टक्कर मारने वाला व्यक्ति एक महिला ड्राइवर थी। वह सुंदर दिख रही थी और शायद नौसिखिया ड्राइवर थी। उसने गलती से गलत एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और ऊंची एड़ी के जूते पहनकर गाड़ी चला रही थी, इसलिए दुर्घटना से बचना मुश्किल था। महिला ड्राइवर थोड़ी देर के लिए घबरा गई, फिर उसे 120 पर कॉल करना याद आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ जेन पैरामेडिक्स के आने तक भी नहीं रुक सका। जब तक एम्बुलेंस आई तब तक वह दम तोड़ चुका था। जियो जेन को उम्मीद नहीं थी कि महिला ड्राइवर उसे टकराएगी और उसे समय के माध्यम से भेज देगी। जियाओ जेन, जो अभी अभी समय में यात्रा करके आया था, एक छोटे से गर्म कमरे में दिखाई दिया। पता नहीं कितने समय बाद उसने आखिरकार फिर से आसमान देखा। इसका मतलब यह था कि वह फिर से पैदा हुआ था और उसे यकीन था कि वह एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति था, न कि एक भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति। इससे उसे कम दोषी महसूस हुआ। आखिरकार एक बच्चे के शरीर को पकड़ना थोड़ा क्रूर था। जियो जेन, जो अभी अभी पैदा हुआ था, उसकी आंखों में भ्रम और डर का भाव था और वह एक अपरिचित वातावरण से घिरा हुआ था। इसके अलावा ये दुनिया सरल नहीं है। उसने लोगों को दीवारों पर चढ़ते और छतों पर उड़ते भी देखा। यहाँ तक कि हवाई जहाज जितने बड़े पक्षी भी आसमान में उड़ते देखे। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो आम दुनिया में पाई जा सकती हैं। उसके बारे में सिर्फ यही अच्छी बात थी कि जिस परिवार में वह पैदा हुआ था वह एक अमीर परिवार था। उसके आसपास के नौकर चाकरों को देखिए, उसके पास सिर्फ 2 धातरी थी। दूसरी बात यह है कि वह वास्तव में इस दुनिया में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को समझ सकता है। हालांकि वह नहीं जानता कि यह चीनी अक्षर है या नहीं, लेकिन ये समय यात्रा से पहले की चीनी भाषा से बहुत अलग नहीं लगती। जियो जेन यह नहीं समझ पाया कि उसने समय में यात्रा क्यों की। क्या इसलिए कि वह बचपन से ही अनाथ था और इसलिए नायक के स्वरूप में फिट बैठता था? सौभाग्य से इस परिवार का उपनाम भी जियाओ था, इसलिए कम से कम उसे अपना उपनाम नहीं बदलना पड़ा। बेशक वह नहीं जानता था कि यह जियाओ नहीं है, इसलिए उसे अभी भी अपना उपनाम बदलना पड़ा। जियाओ जेन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही पूरी हवेली में चहल पहल शुरू हो गई। नौकरों की चर्चा सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वे उसका जन्मदिन मना रहे हों। जियो जेन, जो पहले तो अचंभित था, इस बार अचानक उसकी मां ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने पाया कि उसे एक हॉल में ले जाया जा रहा है। हॉल में अब चहल पहल थी और मेजों पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने रखे हुए थे। उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा और पाया कि वहां कई खाने की चीजें थी जिन्हें वह पहचान नहीं पाया। खास तौर पर बारबेक्यू किया हुआ मांस जो पहाड़ जितना बड़ा था। ये किसी अज्ञात जानवर की जान थी जिसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम करके भुना गया था और उस पर कोई अज्ञात मसाला लगाया गया था। मांस की मनमोहक सुगंध ने उसे एक बच्चे को, जिसके दांत भी नहीं निकले थे, लार टपकाने पर मजबूर कर दिया। अचानक 40 साल के एक मोटे आदमी ने उसे उठा लिया। जियो जेन भी इस आदमी को जानता था। वह इस जीवन में उसका सस्ता पिता था। जियाओलिन ने अपने आसपास बैठे मेहमानों से कहा, सब लोग आकर देखिए, यह मेरा दूसरा बेटा है। वह कैसा है? वह बहुत अच्छा दिख रहा है ना? नलन जी खड़े हुए अपनी छोटी दाढ़ी को सहलाया और हंसे। ये बच्चा वास्तव में अच्छा दिखता है भाई जियो, वह आपकी तरह नहीं दिखता है। वह अपनी मां की तरह दिखता है और वह निश्चित रूप से भविष्य में एक सुंदर युवक होगा। वह शायद कई युवा लड़कियों को आकर्षित करेगा। अगर नलन जी ने धरती पर ऐसा कहा होता तो कोई भी व्यक्ति यह संदेह कर सकता था कि वह बच्चा उसका नहीं है। हालांकि इस महाद्वीप पर जहां हर कोई साधना करता है, ऐसा नहीं होगा। आखिरकार कुछ शक्तिशाली चिकित्सक दोनों पक्षों के बीच रक्त संबंध को महसूस कर सकते हैं। म्यू परिवार के मुखिया म्यू चेन ने जियो जेन को ध्यान से देखा और कुछ संदेह के साथ कहा, ये बच्चा वास्तव में शांत है और शोर नहीं करता है। नालन जी ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या ये बच्चा बीमार है? मैंने दूसरों से सुना है कि नवजात शिशु जितना जोर से रोता है वह उतना ही स्वस्थ होता है। जियाओलिन ने संदेह से कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनजाति के डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत स्वस्थ है। इस समय भयंकर दिखने वाला जियो जान खड़ा हुआ और सीधे कहा, मुझे एक नजर डालने दो। ऐसा कहने के बाद जियो जान सीधे अपने पिता के पास गया, पंजों के बल खड़ा हुआ, अपना छोटा हाथ बढ़ाया और अपने भाई के गाल पर चुटकी काटी। इस समय जियो जेन थोड़ा असंतुष्ट था। इस सस्ते भाई ने उसके चेहरे पर इतनी जोर से चुटकी काटी कि उसे दर्द हुआ। जियो जेन ने बस उसकी इच्छा का पालन किया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज। भोज जारी रहा और जियो जान, जिसने अपने छोटे भाई को परेशान किया था, को जियोलिन ने बेरहमी से हॉल से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद सभी फिर से खुशी से बातें करने लगे। जियो जेन, जो अपने सस्ते पिता की बाहों में था, ने चुपके से एक छोटी शैतानी मुस्कान प्रकट की। हॉल से बाहर फेंके गए जियो जान को देखते हुए उसके दिल में थोड़ी घृणा महसूस हुई। उसने सोचा, तुम छोटे बदमाश, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? नालन जी ने जियाओलिन से पूछा, भाई जियाओ, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम अभी तक रखा है? जियाओलिन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं।
बच्चे को पैदा हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए उसका नाम रखने की कोई जल्दी नहीं है। नालन जी ने कहा, आपने अभी तक कोई नाम नहीं चुना है। ये कैसे संभव हो सकता है? आज यहाँ इतने सारे पुराने दोस्त मौजूद हैं, तो क्यों न इस अवसर का उपयोग करके अपने छोटे बेटे को एक अच्छा सा नाम दें। जियोलिन ने इसके बारे में सोचा, फिर जियोजेन को ऊपर उठाया और जोर से कहा, उस मामले में चलो उसे जियोजेन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह दुनिया को चौंका देगा और भविष्य में एक महान व्यक्ति बन जाएगा। जियाओ जेन, जिसे ऊपर उठाया गया था, आश्चर्यचकित था। जियाओ जेन, यह उसके पिछले जीवन का ही नाम था। क्या यह बहुत बड़ा संयोग नहीं है? हालांकि वह मन ही मन सोच रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका उपनाम अब जियाओ नहीं रहा, बल्कि बदलकर दूसरा नाम जियाओ हो गया था। लेकिन यह बहुत अलग नहीं लग रहा था। आखिरकार एक बच्चे का दिमाग सीमित होता है और जल्द ही थका हुआ जियोजेन फिर से गहरी नींद में सो गया। वसंत ऋतु जाती है और शरद ऋतु आती है। ऋतुएं बदलती रहती हैं और देखते ही देखते 12 वर्ष बीत जाते हैं। जियोजेन भी एक युवा लड़के में बदल गया। इन 12 वर्षों के दौरान उसे अंततः पता चल गया कि वह कहां-कहां घुमा था। डोकी महाद्वीप, जियामा साम्राज्य, जियाओ परिवार, जियाओ जान और नालन परिवार से नालन जी, क्या ये डोपोकेन नहीं है? ऐसा लगता है जैसे मैंने यहाँ की यात्रा की है। लेकिन जियाओ जेन के दिल में अभी भी कई संदेह थे। उसने फाइटिंग थ्रू द हेवेंस उपन्यास कई बार पढ़ा था। अगर उसे सही याद है तो क्या जियाओ परिवार को सुदूर भूतान शहर में नहीं होना चाहिए था? वे गामा साम्राज्य की राजधानी में कैसे हो सकते हैं? क्या वे बाद में वहां चले गए थे? इसके अलावा जियाओ परिवार भी बहुत शक्तिशाली है, कम से कम गामा साम्राज्य में, और उपन्यास की शुरुआत में छोटे परिवार से पूरी तरह से अलग है। 5 सितारा डुवांग जियोलिन, उसके सस्ते पिता। 5 डूलिंग भी हैं। सबसे शक्तिशाली महान एल्डर जियाओ फैंग है, जो 9 सितारा डूलिंग स्तर के शिखर पर है। अन्य 4 दूसरे एल्डर, तीसरे एल्डर, चौथे एल्डर और ट्रांसमिशन एल्डर हैं। डूलिंग स्तर से नीचे 20 से ज्यादा महान डू मास्टर्स हैं और अनगिनत डू मास्टर्स हैं। ये समझना मुश्किल है कि इतनी मजबूत नींव भूतान शहर में क्यों आ गई और एक तीसरे दर्जे का छोटा परिवार कैसे बन गया। जियाओ परिवार के परिसर के अंदर जियाओ जेन कमरे में पैर मोड़कर बैठा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली, अपना बायां हाथ हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक नीली और हरी गोली निकाली। जैसे ही गोली सामने आई, दवा की सुगंध इतनी तेज थी कि पूरा कमरा दवा की सुगंध से भर गया। जियो जेन ने ध्यान से उसे सूंघा और पाया कि गंध वाकई बहुत अच्छी थी। अब उसके हाथ में प्रसिद्ध क्यूई गैदरिंग पाउडर है, जो लड़ाकू बनने की संभावना को बढ़ा सकता है। इसे उसके सस्ते पिता ने मित्तल के परिवार के नीलामी घर से अनगिनत सोने के सिक्के खर्च करके खरीदा था। ये सही है, जियाओ जेन एक लड़ाकू के रूप में पदोन्नत होने की तैयारी कर रहा था। 12 साल की उम्र में वह पहले से ही लड़ाकू भावना के 9वें स्तर पर पहुंच गया था और एक लड़ाकू के रूप में पदोन्नत होने से केवल एक कदम दूर था। जियो जेन को स्पष्ट रूप से याद था कि उसके भाभी भतीजे नाइट जियोयान को 11 वर्ष की आयु में एक लड़ाकू के रूप में पदोन्नत किया गया था और पिछले 100 वर्षों में जियामा साम्राज्य में एक दुर्लभ प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। आज का जियाओ जेन 12 साल की उम्र में ही फाइटर बनने वाला है। उसके पास जियाओयान से ज्यादा संसाधन भी हैं। यही वजह है कि उसने अपने मौजूदा नतीजे हासिल किए हैं। हालांकि वह जियाओयान से थोड़ा खराब है, लेकिन उसे भी एक बेहतरीन जीनियस माना जाता है। जियो जेन ने गंभीर भाव दिखाया और अपने हाथ में पकड़ी गोली को एक ही घूंट में निगल लिया। अगर वह अपने लड़ाकू को उन्नत करने में विफल रहा तो उसकी साधना कई स्तरों पर गिर जाएगी, इसलिए उसे पर्याप्त रूप से तैयार रहना होगा। गोली निगलने के बाद उसके मुंह में हल्की ठंडक फैल गई। एक पल बाद उसके मुंह से एक गर्म और शुद्ध ऊर्जा सीधे उसके शरीर में प्रवाहित हुई। अचानक जियाओ जेन का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे वह गर्म रेगिस्तान में आइस कोला का घूंट पी रहा हो। एक शब्द में, ताजगी। आराम के एक पल के बाद जियाओ जेन ने जल्दी से अपने हाथों से लड़ाई की भावना को अवशोषित करने के लिए हाथ की मुहर बनाई। उसकी सांस धीरे-धीरे स्थिर हो गई। उसके शरीर में बेहोश लड़ाई की भावना उसके दिल की इच्छा के अनुसार चली गई। जल्दी से शक्तिशाली और शुद्ध औषधीय शक्ति से उलझ गई और फिर उसे उन्नत रूप से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कमरे में हवा अचानक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी और हवा से पीले लड़ाकू भावना के निशान बाहर निकल आए और फिर लगातार जियो जेन के शरीर में घुस गए। जियो जेन ने अपने होठों को कसकर काटा और उसके शरीर में दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे जियो जेन के मेरिडियन में दर्द की लहरें उठने लगीं। सौभाग्य से वह बचपन से ही व्यायाम करता रहा था और उसके शरीर में मेरिडियन सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक सख्त थे। इसलिए हालांकि उसे दर्द महसूस हुआ, लेकिन इससे फिलहाल बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। जब दवा का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा तो जियो जेन ने लड़ाकू ऊर्जा भंवर को संघनित करना शुरू कर दिया और उसके शरीर में ऊर्जा लगातार संकुचित होती रही। इस समय जियाओ जेन के सिर पर ठंडे पसीने की बूंदें दिखाई दी। कोई कल्पना कर सकता था कि यह उसके लिए कितना कठिन था। जियो जेन को यह नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर पहले से ही कई लोग इकट्ठे हो चुके थे। वे खिड़कियों पर लेटे हुए थे, चुपके से सब कुछ देख रहे थे। हालांकि वे सभी बहुत सतर्क थे और बहुत ज्यादा शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि जियो जेन जो एक लड़ाकू बनने की प्रक्रिया में था, उसे परेशान कर देगा और इस तरह उसके सारे प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। उनमें से एक जियो जेन के बुरे पिता भी होंगे। उनके सबसे छोटे बेटे को एक लड़ाकू के रूप में पदोन्नत किया गया था, इसलिए वह उनमें से सबसे अधिक चिंतित था। जहां तक अन्य बुजुर्गों की बात है, वे इस मामले को लेकर काफी चिंतित थे। आखिरकार जियो परिवार की वर्तमान युवा पीढ़ी थोड़ी कमजोर होती दिख रही थी। उदाहरण के लिए परिवार के मुखिया शियाओलिन के सबसे बड़े बेटे शियाओ जान को ही लें। वह 25 साल की उम्र में सिर्फ 3 सितारा फाइटर है। अगर वह बाहर होता तो एक -2 साल का 3 सितारा फाइटर स्वाभाविक रूप से अच्छा होता, लेकिन क्या आप नहीं देखते कि परिवार ने उसमें कितने संसाधन निवेश किए हैं? यहाँ तक कि जियाओलिन को भी लगा कि अगर उसके सबसे बड़े बेटे को कोई अच्छा अवसर नहीं मिला तो वह इस जीवन में अधिक से अधिक एक डूलिंग बन सकेगा। हालांकि जो बात जियाओलिन को संतुष्ट करती है वह यह है कि उसके सबसे छोटे बेटे ने अच्छी प्रतिभा दिखाई है। जब तक उसे आज एक फाइटर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है, इसका मतलब है कि उसके पास उत्कृष्ट प्रतिभा है और भविष्य में वह फाइटर किंग बन सकता है। जियाओलिन को अच्छी तरह से पता था कि जियाओ परिवार के पास जो कुछ भी है वह एक डुवान पावर हाउस के रूप में उसके द्वारा संरक्षित है। अगर एक दिन उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ तो जियामा साम्राज्य के दुश्मन जियाओ परिवार को जाने नहीं देंगे। इसलिए जियाओ परिवार को एक डुवान बलवान, एक युवा डुवान बलवान की जरूरत है। हालांकि ये थोड़ा दूर की कड़ी है। जियाओलिन अभी सिर्फ 50 के दशक में है। एक डुवान बलवान के रूप में अपने जीवनकाल के साथ वह अभी भी दशकों तक जियाओ परिवार की रक्षा कर सकता है। कमरे में मौजूद जियो जेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के बाहर बूढ़ों का एक समूह था जो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि क्या वह आगे बढ़ पाएगा। धमाका! जियो जेन के शरीर के अंदर एक नर्म दबी हुई आवाज गूंजी। जैसे ही धीमी आवाज गूंजी, प्रतिरोध की भावना जो जियाओ जेन को थका चुकी थी, हवा में गायब हो गई। राहत की गहरी सांस लेते हुए जियो जेन थककर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी छाती जोर-जोर से धड़क रही थी। हालांकि अब वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन जियो जेन के चेहरे पर मुस्कान थी। अब जबकि उसे सफलतापूर्वक एक लड़ाकू के रूप में पदोन्नत किया गया था, उसके पिछले प्रयास व्यर्थ नहीं गए थे और यह महंगे क्यूई गैदरिंग पाउडर के लायक था। जियो जेन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ते देख दरवाजे के बाहर खड़े सभी बुरे लोगों ने खुशी के भाव दिखाए, मानो वे पदोन्नत डुवान या डुवान हो। आज के जियाओ जेन ने बिना किसी शर्त के अपनी प्रतिभा दिखाई है। जब तक उसके साथ कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, जियाओ परिवार को भविष्य में एक और डुवान या यहाँ तक कि एक डुवान भी मिलेगा। चलो चलें और उसे परेशान न करें। जियोलिन ने अपना हाथ हिलाया और एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके अपना संदेश प्रेषित किया। अपने सबसे छोटे बेटे को लड़ाकू के रूप में पदोन्नत होते देखने के बाद जियोलिन चुपचाप कई बुजुर्गों के साथ चला गया। जियो जेन ने अभी एक सफलता हासिल की है और उसे आराम की जरूरत है, इसलिए उसे परेशान करना उचित नहीं है। बिस्तर पर लेटे हुए जियो जेन की आंखें धुंधली थीं और वह अच्छी नींद लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अचानक उसके कानों में एक तीखी यांत्रिक ध्वनि गूंजी। डिंग! हमने पाया है कि मेजबान को लड़ाकू में पदोन्नत किया गया है। शासी प्रणाली आधिकारिक तौर पर सक्रिय हो गई है। अचानक आई आवाज सुनकर जियाओ जेन चौंक गया। उसे लगा जैसे उसने दिन के उजाले में कोई भूत देख लिया हो। इसमें संदेह मत करो, डोकी महाद्वीप में वास्तव में भूत हैं। डॉलिंग स्तर तक पहुंचने वाले किसी भी मजबूत व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद भी मौजूद रह सकती है, लेकिन इस तरह की आत्मा बहुत कमजोर होती है और लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकती। डोकी महाद्वीप में कुख्यात सोल पहले अन्य आत्माओं का शिकार करने में माहिर है।
इस वजह से वे सभी के द्वारा तिरस्कृत हैं। यदि यह सोल कबीले के समर्थन के लिए नहीं होता तो वे अनगिनत बार दूसरों द्वारा नष्ट कर दिए गए होते। हालांकि उस वाक्य का अर्थ समझने के बाद जियाओ जेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसका सिस्टम काम कर रहा था, उसकी सुनहरी उंगली दिखाई दी और वह बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला था। जियो जेन ने सावधानी से कहा, क्या सिस्टम यहाँ है? बाहर आओ और मुझे बताओ। डिंग, एडवेंचरस सिस्टम आपकी सेवा में है। प्रिय मेजबान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जियो जेन बहुत खुश था। ये वास्तव में सिस्टम की स्वर्णिम उंगली थी। ऐसा लग रहा था कि उसे छोड़ा नहीं गया था। वह वास्तव में भगवान बुद्ध, जैद सम्राट, 3 शुद्ध लोगों और ताओवादी मास्टर दाऊजू को धन्यवाद देना चाहता था। जब से मुझे पता चला कि यह डूब की दुनिया है और मैं 8 प्राचीन कुलों में से शियाओ कुल का वंशज हूं, तब से मैं समय समय पर चिंतित रहता हूं, इस डर से कि एक दिन कथानक बदल जाएगा और मेरे सस्ते भतीजे नायक के जन्म से पहले ही मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। जियो जेन ने उत्सुकता से पूछा, सिस्टम, तुम क्या करते हो? तुम्हारे पास क्या कार्य है? डिंग, एडवेंचरस सिस्टम का उद्देश्य मेजबान को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली एडवेंचरर बनाना है। सिस्टम का मुख्य कार्य साहसिक मिशन जारी करना है। मेजबान उन्हें एक-एक करके पूरा करता है और सिस्टम पुरस्कार जारी करता है। सिस्टम का परिचय सुनने के बाद जियो जेन को अचानक एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक मानक प्रणाली थी, उपन्यासों के समान एक दिनचर्या। हालांकि एकमात्र कमी यह थी कि इस चीज में बहुत अधिक बुद्धिमत्ता नहीं थी। जियो जेन ने पूछना जारी रखा, तो क्या आपके मिशन के लिए कोई दंड है? यह मुझे मिटाने या ऐसा कुछ करने जैसा नहीं होना चाहिए। डिंग, सिस्टम में होस्ट को मिटाने का कार्य नहीं है, लेकिन दंड देने का कार्य मौजूद है। जियो जेन ने राहत की सांस ली। यह अच्छा था कि यह फंक्शन समाप्त नहीं हुआ। हालांकि उसे नहीं पता था कि सिस्टम ने जो कहा वह सच था या नहीं, लेकिन इस चीज की बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। जियो जेन ने पूछा, मिशन कब शुरू होगा? डिंग, सिस्टम किसी भी समय कार्य जारी कर सकता है, लेकिन साहसिक कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अन्य दुनिया में जाना होगा। जियो जेन थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक मिशन पूरा करने के बाद उसे दूसरी दुनिया में जाना होगा। जियो जेन ने शुरू में सोचा था कि वह बस पास में ही एक मिशन कर रहा था। अगर मिशन सरल होता तो वह अपने परिवार की शक्ति पर भी भरोसा कर सकता था। आखिरकार वह एक डुवांग योद्धा का बेटा था। जियामा साम्राज्य की जमीन के छोटे से टुकड़े में उनके जियो परिवार का अभी भी कुछ कहना था। डिंग, होस्ट, क्या आप तुरंत मिशन के लिए आवेदन करना चाहेंगे? जियो जेन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। भले ही आप वास्तव में मिशन करना चाहते हो, आपको मुझे तैयारी के लिए कुछ समय देना होगा। जियाओ जेन बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसे अचानक लगा कि जो थकान उसने अभी महसूस की थी वह गायब हो गई है। क्या ये कुछ अच्छा होने पर तरोताजा होने का एहसास था? जियो जेन ने तुरंत दरवाजा खोला और परिवार के हॉल में चला गया। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसके पिता वहां होंगे। उसे अभी अभी एक लड़ाकू के रूप में पदोन्नत किया गया था, इसलिए उसे उसके पास रिपोर्ट करना था। जब जियो जेन हॉल में गया तो उसने पाया कि उसके पिता और कई बुजुर्ग हॉल में बैठे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे जैसे कि कोई खुशी की घटना हो। जियो जेन को आते देख जियोलिन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और ऊंची आवाज में कहा, अरे जेन, तुम लड़ाकू स्तर तक पहुंच गई हो। जियोलिन और कई बुजुर्गों को पहले से ही जियाओ जेन की फाइटर लेवल तक की सफलता के बारे में पता था। आखिरकार वे उस समय दरवाजे के बाहर झांक रहे थे, लेकिन वे निश्चित रूप से किसी को नहीं बताएंगे, अन्यथा यह उनके बुजुर्गों की गरिमा को नुकसान पहुंचाएगा। जियो जेन ने अपने पिता और कई बुजुर्गों को प्रणाम किया और गर्व से कहा, ये सिर्फ भाग्य था। ये सब आपके क्यूई गैदरिंग पाउडर की बदौलत है पिताजी। जियाओलिन ने अपनी ठोड़ी को छुआ, हंसा और खुशी से कहा, विनम्र मत बनो बच्चे। गोलियां केवल सहायक हैं, सफलता मुख्य रूप से आपकी अपनी प्रतिभा और दृढ़ता पर निर्भर करती है। जियो जान, जो दूसरी तरफ खड़ा था, वह भी जानता था कि उसका छोटा भाई वास्तव में फाइटर स्तर तक पहुंच गया है, जिससे उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई। जियो जान की अपनी प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं थी। जब वह फाइटर लेवल पर पहुंचा तो उसकी उम्र 18 साल थी। ये भी क्यूई गैदरिंग पाउडर की बदौलत था, जिसे पाने के लिए उसके पिता ने बहुत मेहनत की थी। अब जियो जान 25 साल का है और केवल एक 5 सितारा लड़ाकू है। अपने छोटे भाई की तुलना में जो उससे 10 साल से अधिक छोटा है, वह उसके जितना अच्छा नहीं है। यदि वह जियो परिवार के सबसे बड़े स्वामी और डू राजा के पुत्र के रूप में अपनी पहचान नहीं रखता, जिसके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे, तो जियो जान को वास्तव में संदेह था कि क्या उसे अब तक डू मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया है। जब जियाओलिन ने अपने सबसे बड़े बेटे की आंखों में ईर्ष्या भरी नजर देखी तो वह क्रोधित हो गया और जियाओ जान की नाक की ओर इशारा करते हुए उसे कठोरता से डांटा। तुम छोटे कमीने, अपने भाई को अच्छी तरह देखो। उनके माता पिता एक ही हैं, तो उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? अपने पिता की बात सुनने के बाद जियो जान ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही विचार थे। जियो जान को लगा कि वह और जियो जेन एक ही पिता और मां के भाई हैं, तो वह अपने पिता की तरह क्यों दिखता है, साधारण दिखने वाला, जबकि उसका छोटा भाई अपनी मां की तरह दिखता है, इतनी कम उम्र में सुंदर दिखने वाला। भले ही वे एक ही माता पिता से पैदा हुए हों, लेकिन उनके बीच का अंतर काफी बड़ा था। अपने सबसे बड़े बेटे की अभिव्यक्ति को देखते हुए जियाओलिन ने भी आह भरी। साधना भी प्रतिभा पर निर्भर करती है। शायद जियाओ जान वास्तव में साधना के लिए उपयुक्त नहीं है और उसे अपनी प्रतिभा बिल्कुल भी विरासत में नहीं मिली है। सबसे अच्छा वह भविष्य में एक डूलिंग होगा। उसके लिए जल्द से जल्द अन्य व्यवस्था करना और भविष्य में उसके लिए बड़े का पद व्यवस्थित करना बेहतर है। यह एकमात्र चीज है जो एक पिता उसकी मदद करने के लिए कर सकता है। जियाओलिन ने जियाओ जान से कहा, उदास मत हो, मैं तुम्हें परिवार के कुछ व्यवसाय संभालने दूंगा और भविष्य में तुम परिवार के प्रबंधन में अपने भाई की सहायता करने के लिए जिम्मेदार होगे। जियो जान ने कोई आपत्ति नहीं की और सीधे सिर हिला दिया। हालांकि उसे थोड़ा दुख हुआ कि उसकी प्रतिभा उसके छोटे भाई से कमतर थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा डॉकी महाद्वीप में मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता है। मुझे डर है कि उसकी खेती के स्तर के साथ वह भविष्य में परिवार का बोझ उठाने में सक्षम नहीं हो सकता है। जैसे ही दृश्य शांत हुआ, पास बैठा एक बूढ़ा आदमी धीरे से खड़ा हो गया। जो बूढ़ा आदमी खड़ा था उसके बाल और दाढ़ी सफेद थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जिससे वह बूढ़ा और गंभीर लग रहा था, लेकिन उसकी बुरी आंखों की जोड़ी सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, जिससे लोगों को एक बुरे लोमड़ी का एहसास हो रहा था। ये बूढ़ा आदमी जियाओ फैंग है, जियाओ परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग, 9 सितारा डूलिंग क्षेत्र के शिखर पर एक शक्तिशाली योद्धा। दुर्भाग्य से वह पहले से ही बूढ़ा है, अन्यथा अगर वह डुवांग क्षेत्र में प्रवेश कर सकता तो वह शायद कई दशकों तक जीवित रहता। जियाओ फैंग अब 90 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, यानी वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। हालांकि डूलिंग की साधना के चरम पर होने के बावजूद वे अभी भी ऊर्जा से भरे हुए हैं और पारिवारिक व्यवसाय को व्यवस्थित तरीके से संभालते हैं। वरिष्ठता के संदर्भ में जियोलिन को जियोफैंग को चाचा कहना पड़ता है, जबकि जियो जान और जियो जेन जैसे छोटे लोगों को आमतौर पर उन्हें दादा कहना पड़ता है। जियोफैंग ने कुछ बार खांसने के बाद गंभीरता से कहा, कुलपति, आप देख रहे हैं कि जियो जान अब जवान नहीं रहा, अब उसकी शादी का समय आ गया है। आप पहले उसके लिए एक गुणी पत्नी क्यों नहीं ढूंढते और फिर मैं उसे कुछ समय बाद पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करना सिखाऊंगा। ये सुनकर हॉल में मौजूद लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। जियोलिन और बुजुर्गों के एक समूह ने सोचा कि बड़े बुजुर्ग का प्रस्ताव बहुत अच्छा था। ये सुनने के बाद जियाओ जान ने खुद कोई आपत्ति नहीं की। वैसे भी उसे कोई लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए वह परिवार की व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। सबसे ज्यादा हैरान तो निश्चित रूप से जियाओ जेन था। उसके सबसे बड़े भाई जियाओ जान की शादी होने वाली थी। क्या इसका मतलब यह था कि 3 भाई जियाओ डिंग, जियाओ ली और जियाओ यान जल्द ही पैदा होने वाले थे? मूल कार्य में लगाए गए अनुमान के अनुसार लड़ाकू राजा जियाओलिन की मृत्यु के बाद से जियाओ परिवार के साथ कुछ बहुत बड़ी घटना घटी है। जहां तक उसके पिता जियाओलिन का सवाल है, दुर्घटना शायद तभी हुई होगी जब उसकी सबसे बड़ी भाभी, जो कहीं नहीं मिली, जियाओ यान से गर्भवती हो गई होगी। आखिरकार अगर उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई होती तो जियाओ यान की शादी नालन परिवार में कैसे हो पाती? ऐसा लग रहा था कि समय बीत रहा था। जियो जान की भाभी शादी पर चर्चा करने के बाद सभी का ध्यान जियो जेन की ओर गया। जियोलिन ने जियो जेन से कहा, जेन, अब जब तुम एक लड़ाकू बन गई हो तो तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती हो। 1 मिनट रुको, फाइटिंग स्किल्स पवेलियन में जाओ और एक अच्छी मार्शल आर्ट और कुछ उपयुक्त फाइटिंग स्किल्स ढूंढो।
जियो जेन ने सिर हिलाया। वह अपने पिता को खोजने के लिए यहाँ आया था क्योंकि वह एक लड़ाकू बन गया था और उसे मदद करने के लिए कौशल और लड़ाई तकनीकों के एक उपयुक्त सेट की आवश्यकता थी। खास तौर पर यह जानने के बाद कि उसके बड़े भाई की शादी होने वाली है, जियो जेन को और भी ज्यादा जरूरी लगा। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल का अभ्यास करना था। केवल इस तरह से सिस्टम के साहसिक मिशन को पूरा करते समय सुरक्षा कारक की गारंटी दी जा सकती है। कम बुद्धिमत्ता प्रणाली ने कहा है कि एडवेंचरस सिस्टम कभी भी ऐसा मिशन जारी नहीं करेगा जिसे होस्ट पूरा नहीं कर सकता। जल्द ही जियो जेन फाइटिंग स्किल्स पवेलियन के दरवाजे के बाहर दिखाई दिया। उसके सामने राजसी फाइटिंग स्किल्स पवेलियन को देखते हुए दरवाजे पर 4 फाइटिंग मास्टर थे जो पूरे दिन दरवाजा खोलने के लिए वहां मौजूद थे। ये पहली बार नहीं था जब जियो जेन इस जगह पर आया था। वह पहले भी कई युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन क्योंकि वह पहले एक लड़ाकू के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उसे जो युद्ध कौशल प्राप्त हुए वे सभी निम्न और मध्यम स्तर के पीले ग्रेड युद्ध कौशल थे। जब जियो जेन ने अपने पिता द्वारा दिया गया पास टोकन दिखाया तो दरवाजे पर खड़े 4 समर्पित लड़ाकू मास्टरों को आश्वस्त महसूस हुआ। हालांकि जियो जेन कबीले के नेता का बेटा है, लेकिन एक बड़े परिवार के रूप में कबीले के सख्त नियम हैं। कबीले के नेता के बेटे के रूप में भी कुछ नियम हैं जिनका उसे अभी भी पालन करना है। अगर उसके पास पास टोकन नहीं है तो वह दरवाजे के अंदर भी नहीं जा सकता। जियो जेन के प्रवेश करने के बाद वह सीधे उस बुजुर्ग से मिला जिसने उसे मार्शल आर्ट सिखाया था। जब उसने बुरे आदमी को फिर से देखा तो जियो जेन को अभी भी लगा कि वह बहुत अथाह था। कभी-कभी वह ये भी सोचता था कि क्या वह जियो कबीले द्वारा छोड़ा गया एक मजबूत आदमी था, एक डूशेंग या एक डूजून। कौशल सिखाने वाले बुजुर्ग की उम्र बड़े बुजुर्ग से कम नहीं लगती, लेकिन किसी कारण से वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है। वह युद्ध कौशल मंडप की लगन से रखवाली करता रहा है और कभी-कभार ही वह जियो परिवार के युवकों को निर्देश देता है। क्या यह उन गुरुओं की छवि नहीं है जो अक्सर उपन्यासों में दिखाई देते हैं? जियो जेन अपने दिल में चुपचाप बोले, सिस्टम, क्या आप मेरे सामने इस बुरे आदमी की जानकारी की जांच कर सकते हैं? यद्यपि एडवेंचरस सिस्टम की बुद्धिमत्ता बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी इसने जियो जेन के अनुरोधों का जवाब दिया। डिंग, जांच हो रही है। डिंग, खोज पूरी हुई। थोड़ी देर के बाद सिस्टम ने उस बुजुर्ग की पहचान की जानकारी प्रेषित कर दी जिसने जियो जेन को कौशल प्रदान किया था। पात्र जियाओशान, आयु 88 वर्ष, खेती आधा कदम डूबांग। मूल्यांकन, शरीर में बड़ी संख्या में छिपी चोटों के कारण साधना स्थिर हो गई है और इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। इस मूल्यांकन को देखने के बाद जियो जेन कुछ हद तक निराश हो गया। सिस्टम की क्वेरी रिपोर्ट ने बेरहमी से उसकी कल्पना को चकनाचूर कर दिया। उसने सोचा कि उसके सामने खड़ा बुरा आदमी कम से कम डूजून स्तर का योद्धा होगा और वह पूर्व जियाओ कबीले की विरासत होगा। यद्यपि उसकी कल्पना चकनाचूर हो गई थी, लेकिन उसे मार्शल आर्ट सिखाने वाले इस बुजुर्ग की ताकत आधे कदम वाले डूबांग के स्तर तक पहुंच गई थी और उसके शरीर में अभी भी बहुत सारी छिपी हुई चोटें थीं। जियो जेन ने इस बारे में ध्यान से सोचा, अगर इस बुजुर्ग के शरीर में कोई छिपी हुई चोट नहीं थी तो क्या इसका मतलब यह था कि वह पहले भी डूबांग क्षेत्र में घुस सकता था? जियो जेन ने उस बुजुर्ग को ध्यान से देखा जो कौशल प्रदान कर रहा था और उसने मन ही मन सोचा कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास युवा होने पर कोई कहानी रही होगी, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसका चेहरा इतना जर्जर था। मार्शल आर्ट सिखा रहे बड़े शियाओशान ने पाया कि उसके सामने बैठा जूनियर उसे घूर रहा था। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। होश में आने के बाद जियाओशान ने पूछा, तो हमारा छोटा प्रतिभाशाली यहाँ है, वह यहाँ क्या कर रहा है? जियो जेन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और गर्व से कहा, मैं और क्या कर सकता हूँ? बेशक मैं यहाँ कौशल और लड़ाई की तकनीक सीखने के लिए आता हूँ। ओह, जियाओशान ने आश्चर्य से कहा। उसने जियाओ जेन को ध्यान से देखा और आश्चर्य से कहा, तुम्हें एक लड़ाकू के रूप में पदोन्नत किया गया है। जियो जेन ने सिर हिलाया और कहा, दादाजी अलग की नजर अच्छी है। हाँ, लड़का एक लड़ाकू बन गया है, इसलिए मेरे पिता ने मुझे उपयुक्त लड़ाई कौशल और तकनीक हासिल करने के लिए कहा। मार्शल आर्ट सिखाने वाले बुजुर्ग ने संतोष से सिर हिलाया। उसके सामने बैठा लड़का बचपन से भी ज्यादा प्रतिभाशाली था। जब वह युवा था तो वह जियामा साम्राज्य में भी एक प्रमुख व्यक्ति था। यदि वह इतना युवा और अभिमानी नहीं होता तो वह अब डूबांग स्तर तक पहुंचने में असमर्थ नहीं होता। काश, चलो इसके बारे में बात नहीं करते। जियोशान आगे आगे चला और अपने पीछे जियो जेन को हाथ हिलाकर धीरे से कहा, जियो जेन मेरे पीछे आओ। ओह, जियो जेन ने सिर हिलाया और जल्दी से उसके पीछे चला गया। जल्द ही जियो जेन को एक क्रिस्टल के पास लाया गया। अगर जियो जेन ने सही अनुमान लगाया तो यह चीज लड़ने की भावना के गुणों का परीक्षण करने वाली होनी चाहिए। जियाओशान ने क्रिस्टल की ओर इशारा किया और अपने बगल में बैठे जियाओ जेन से कहा, जियाओ जेन, यह एक क्रिस्टल है जिसका उपयोग विशेष रूप से लड़ने की भावना के गुणों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। एक पल में अपनी लड़ाई की भावना के गुणों को देखने के लिए इसमें कुछ लड़ाई की भावना इंजेक्ट करें। इस तरह आप उपयुक्त तकनीक चुन सकते हैं। जियो जेन ने सिर हिलाया। वह भी इस बात को लेकर काफी उत्सुक था कि उसकी विशेषता क्या है। अगर उसे बताना हो कि उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए तो वह होगा आग में लकड़ी जलाना। उस स्थिति में उसे कीमियागर बनने की उम्मीद होगी। तुम्हें पता है, डॉकी महाद्वीप में कीमियागरों की स्थिति बेहद सम्मानित है। इसके अलावा उसका भतीजा जो भविष्य का नायक है, एक शीर्ष स्तरीय कीमियागर है। डॉकी महाद्वीप में कई अभ्यासी अमृत की मदद के बिना नहीं रह सकते, जो कीमियागरों के महत्व को और भी उजागर करता है। जियो जेन ने गहरी सांस छोड़ी, धीरे से अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा और उसमें लड़ाकू भावना की एक धारा इंजेक्ट की। तुरंत ही क्रिस्टल से नीली और लाल रोशनी निकली जिसमें थोड़ा हरा रंग भी मिला हुआ था। जियो जेन ने अपने बगल में खड़े जियोशान की ओर देखा और उम्मीद से पूछा, बड़े, मेरे पास 3 गुण हैं। नीला वाला बिजली का गुण है, लाल वाला अग्नि का गुण होना चाहिए और हरा वाला लकड़ी का गुण होना चाहिए। जियोशान ने संतोष में सिर हिलाया और प्रशंसापूर्वक कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि आपने अपना होमवर्क किया है, ये वास्तव में सच है। जियो जेन उत्साहित था, हालांकि उसके पास एक अतिरिक्त गड़गड़ाहट विशेषता थी। आग में लकड़ी की उपस्थिति का मतलब था कि वह एक कीमियागर बन सकता था। जियो जेन ने पूछना जारी रखा, मेरे पास अग्नि गुण और लकड़ी के गुण हैं, क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक कीमियागर बन सकता हूँ? जियाओशान ने कुछ देर तक सोचा और कुछ निश्चित स्वर में कहा, आपकी गड़गड़ाहट विशेषता कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से जब तक आपके पास पर्याप्त मानसिक शक्ति है, फार्मासिस्ट बनना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस जियाओशान बुजुर्ग से पुष्टि मिलने के बाद ही जियाओ जेन को राहत महसूस हुई। यह जियाओशान बुजुर्ग इतना बुरा था और उसने इतने सारे तूफानों का अनुभव किया था, इसलिए उसे बहुत कुछ पता होना चाहिए। जहां तक उसकी मानसिक शक्ति का सवाल है, जियो जेन अभी भी बहुत आश्वस्त था। एक समय यात्री के रूप में उसकी मानसिक शक्ति खराब कैसे हो सकती है? अपने सामने खड़े जियो जेन को देखते हुए जो इतना उत्साहित था कि वह अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका, जियोशान ने कहा, फार्मासिस्ट बनना आसान नहीं है। मजबूत मानसिक शक्ति के अलावा आपको एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। मैं, एक बूढ़ा आदमी, इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको अपने पिता को ढूंढना होगा। वह हमारे परिवार के मुखिया हैं और डूबांग के एक मजबूत व्यक्ति हैं। जब समय आए तो उनसे कहिए कि वह आपको अल्केमिस्ट गिल्ड में ले जाएं और आपके लिए एक बेहतरीन गुरु ढूंढें। जियो जेन ने सिर हिलाया। वास्तव में अगर उसके पास मार्गदर्शन करने के लिए कोई गुरु नहीं होता और अगर वह केवल किताबों में दिए गए ज्ञान पर निर्भर रहता तो उसे नहीं पता था कि उसे कीमियागर बनने में कितना समय लगेगा। वास्तव में जियो जेन जिस गुरु बनना चाहता था वह याओ लाओ था, जिसे उसके अपने प्रशिक्षु ने धोखा दिया था और अब वह किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाहिश है। याओ चेन को भविष्य में अपनी सबसे बड़ी भाभी के हाथों में पड़ना चाहिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा भाई अभी भी कुंवारा है। कौन जानता है कि उसकी सबसे बड़ी भाभी अब कहाँ है? भले ही उसे वाकई मेडिसिन मास्टर मिल जाए, लेकिन जियो जेन को नहीं लगता था कि वह उसका प्रशिक्षु बनने में सफल हो सकता है। ये बुरा आदमी एक शिष्य था जिसे उसने बड़ी मेहनत से पाला था और बेटे की तरह पाला था, लेकिन उसे एक बार धोखा दिया गया था। यहाँ तक कि उसका सस्ता भतीजा जो भविष्य का नायक था और जो अभी तक पैदा नहीं हुआ था, उसे भी सफलतापूर्वक उसका प्रशिक्षु बनने से पहले 3 साल तक परखा गया था। हालांकि जियो जेन बहुत उत्साहित था, लेकिन वह इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य नहीं भूला था, जो कि उपयुक्त कौशल और लड़ाई की तकनीक का चयन करना था। एल्डर जियाओशान के परिचय के तहत उन्होंने सीधे एक मध्य स्तरीय जुबान ग्रेड अग्नि आधारित मार्शल आर्ट तकनीक, एक मध्य स्तरीय जुबान ग्रेड अग्नि आधारित लड़ाई तकनीक और एक उच्च स्तरीय जुबान ग्रेड थंडर आधारित लड़ाई तकनीक को चुना।
जियाओ परिवार के मुखिया के बेटे के रूप में जियाओ जेन के पास अभी भी कई विशेषाधिकार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पिता इतने दबंग हैं कि वह कुछ तथाकथित चेकपॉइंट से गुजरने के लिए हरी बत्ती पा सकता है। इससे जियाओ जेन की दिलचस्पी कुछ कम हो गई। जब वह पहले यहाँ आया था तो उसके कम साधना स्तर और उसके पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व करने के कारण उसे केवल कुछ निम्न स्तरीय पीले ग्रेड युद्ध कौशल दिए गए थे। जियो जेन ने मूल रूप से सोचा था कि उसे मूल उपन्यास में जियो परिवार के सदस्यों की तरह कुछ सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा इससे पहले कि वह अंदर के कौशल और लड़ाई की तकनीक प्राप्त कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियो जेन की प्रतिभा काफी अच्छी है। अगर वह औसत दर्जे की साधना वाला व्यक्ति होता तो मुझे डर है कि इस तरह के व्यवहार से उसके कबीले के लोग आलोचना का कारण बनेंगे। युद्ध कौशल चुनते समय जियो जेन ने भी वज्र से संबंधित युद्ध रिकॉर्ड चुना क्योंकि उसके पास वज्र से संबंधित विशेषताएं थीं। भले ही उसने अग्नि से संबंधित कौशल का अभ्यास किया हो लेकिन वह अपनी वज्र से संबंधित प्रतिभा को बर्बाद नहीं कर सकता था। भले ही आप इस शक्तिशाली युद्ध कौशल की शक्ति को पूरी तरह से विकसित न कर पाएं फिर भी एक और युद्ध कौशल का अभ्यास करना कभी भी बुरी बात नहीं होती। इसके अलावा ये कुछ हद तक दुखद है कि उन्नत जुबान स्तर की गड़गड़ाहट विशेषता वाले युद्ध कौशल की यह मात्रा जियो परिवार में 2 उच्चतम स्तर के युद्ध कौशलों में से एक है। ओह, जियो जेन ने अपने दिल में आह भरी ये सोचते हुए कि उस समय जियो कबीला कितना शक्तिशाली था और उनके पास कितने स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल थे। ये वर्तमान स्थिति की तरह नहीं है जहां जियो परिवार के कुलपति और बुजुर्ग साथ ही स्वयं जियो परिवार के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य केवल इन रहस्यमय स्तर की तकनीकों और लड़ाई कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बारे में सोचें, अगर मुझे सही से याद है तो जियाओ कबीले के अधिकांश कौशल और लड़ाई की तकनीकें गो कबीले में होनी चाहिए और ऐसा लगता है कि उनके पूर्वज जियाओ जुबान ने उन्हें रखने के लिए उन्हें सौंपा था लेकिन अब उन कौशल और लड़ाई तकनीकों का कोई निशान भी नहीं है। सोल कबीले को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने सबसे बड़े दुश्मन जियाओ कबीले को हराने से पहले भारी नुकसान उठाया। अंत में ज्यादातर लाभ प्राचीन कबीले को मिला। दरअसल मौजूदा स्थिति अभी भी स्वीकार्य है। आखिरकार यह इतना बुरा नहीं हो सकता, यह और भी बदतर हो सकता है। मूल भविष्य की तरह 10 या 20 साल बाद उनके बड़े भाई जियाओ झान जो कबीले के नेता थे केवल मध्यवर्ती जुबान स्तर के युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे थे। उपयुक्त मार्शल आर्ट का चयन करने के बाद एल्डर शियाओ शान ने उसे मौके पर ही कुछ संकेत भी दिए, कुछ मुख्य बिंदु और सावधानियां बताई। आखिरकार वह कई सालों से इन मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल की रक्षा कर रहा था और उनसे बहुत परिचित था। प्रशिक्षण की अवधि के बाद जियाओ जेन ने एल्डर जियाओ शान को अलविदा कहा और अपने पिता को खोजने चला गया। उनका शिष्य बनने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। जब जियो जेन को जियो लिन मिला तो उसने उसे कीमियागर बनने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। जियाओ लिन को कोई आपत्ति नहीं थी। कीमियागर बनना एक बड़ी उपलब्धि थी। उनके जियाओ परिवार के हजारों सदस्यों में से औसत दर्जे की प्रतिभा वाले कुछ ही लोग मुश्किल से पहले या दूसरे दर्जे के कीमियागर बन पाते थे। हालांकि परिवार ने एक तीसरी कक्षा के कीमियागर को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था जिसका नाम वान था, लेकिन ये बुरा आदमी बहुत घमंडी था। अगर यह बात न होती कि उच्च ग्रेड वाले कीमियागरों को आमंत्रित करना ज्यादा मुश्किल होता तो वह इस आदमी को बहुत पहले ही भगा देना चाहता। अब जियो लिन अपने प्यारे बेटे के लिए शिक्षक बनने हेतु एक उत्कृष्ट कीमियागर ढूंढना चाहता है। सबसे पहले तो परिवार द्वारा आमंत्रित किए गए बुरे आदमी वान को बाहर करना होगा। हालांकि इस बुरे आदमी को तीसरी श्रेणी के कीमियागरों में सबसे बेहतरीन कीमियागर माना जाता है, फिर भी जियो लिन अपने बेटे के लिए एक ज्यादा उन्नत कीमियागर ढूंढना चाहता है, कम से कम चौथी श्रेणी का। जियाओ लिन को इस बात का पूरा भरोसा था। एक डुआंग योद्धा के रूप में वह अक्सर अल्केमिस्ट गिल्ड से निपटता था और वहां कई कीमियागरों से मिलता था। जियो लिन का मानना था कि जब तक वह अपना अभिमान त्याग कर कुछ लाभ देने को तैयार है तब तक वह अपने बेटे के लिए एक अच्छा शिक्षक ढूंढने में असफल नहीं होगा। अगली सुबह जियाओ जेन जो देर तक सोने की योजना बना रहा था को उसके मेहनती पिता जियाओ लिन ने बिस्तर से खींच लिया। जियाओ जेन ने बाहर आसमान की ओर देखा। अभी सूरज भी नहीं निकला था, इसलिए उसने कुछ असंतुष्टि के साथ कहा, पिताजी अभी सूरज भी नहीं निकला है, आप इतनी जल्दी क्या कर रहे हैं? जब जियाओ लिन ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया। पता चला कि मैं तुम्हारा पिता सुबह से ही तुम्हारे लिए काम निपटाने में व्यस्त था और तुम फिर भी सोना चाहते थे, क्या मजाक है? जियो लिन ने जियो जेन के कान पकड़ लिए और उसे बाहर खींचते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें एक अच्छा गुरु दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर तुम मन लगाकर नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। जियाओ लिन अब बिल्कुल उन माता पिता की तरह दिखती है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जियो जेन ने जियो लिन के साथ चेहरे को देखा। अपने पिछले जन्म में अनाथ होने के कारण उसे अचानक थोड़ी गर्मी महसूस हुई। यह एक ऐसी भावना थी जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक इसी तरह जियाओ लिन ने जियाओ जेन को एक विशेष रूप से तैयार गाड़ी में ले लिया। कुशल चालक ने घोड़े की चाबुक को चाबुक से मारा और तीखे दांतों वाले घोड़े जैसे राक्षस सबसे तेज गति से कीमिया गिल्ड की दिशा में बढ़ गए। क्योंकि जियो परिवार अल्केमिस्ट गिल्ड से ज्यादा दूर नहीं था और यह घोड़े के आकार का राक्षस भी बहुत तेज था, इसलिए अल्केमिस्ट गिल्ड के दरवाजे तक पहुंचने में 2 अगरबत्ती का समय लगा। गेट के बाहर खड़े होकर जियो जेन ने राजसी अल्केमिस्ट गिल्ड मुख्यालय को देखा और प्रशंसा में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस तरह की गति गामा साम्राज्य के कीमियागरों के नेता की स्थिति के योग्य थी। जियाओ जेन यहाँ पहली बार आया था। पहले भी उसने अपने परिवार के लोगों से अक्सर यह चर्चा करते सुना था कि यह जगह कितनी शानदार है, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना इसके बारे में सुनने से बेहतर था। इसे अपनी आंखों से देखने के बाद ही कोई समझ सकता था कि यह जगह कितनी समृद्ध है। जियो लिन ने जियो जेन की पीठ थपथपाई और फुसफुसाया, कैसा है? ये जगह काफी बड़ी है ना? चलो मैं तुम्हें देखने के लिए अंदर ले चलता हूँ। अंदर तो और भी अद्भुत है। हाँ, जियाओ जेन ने जल्दी से सिर हिलाया। वह अंदर जाकर देखने के लिए थोड़ा अधीर भी था। उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर का नजारा कैसा होगा। जियो जेन ने जियो लिन का पीछा करते हुए कीमियागर के दरवाजे में प्रवेश किया और अमृत की एक मजबूत सुगंध ने उनके चेहरे पर प्रहार किया, जिससे लोगों ने अनजाने में एक गहरी सांस ली और एक ताजा मूड के साथ चारों ओर देखा। अल्केमिस्ट गिल्ड के भीतर का क्षेत्र बहुत विशाल है और मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित है, दक्षिण पूर्व और पश्चिम। पूर्वी हॉल में हरे ग्रेनाइट से बने कई चौकोर टेबल बड़े करीने से बनाए गए हैं। उन टेबलों के पीछे कुछ लोग बैठे हैं। एक कीमियागर एक लबादा पहने हुए है और मेज पर कई तरह की औषधीय सामग्री, साथ ही जैक की बोतलें, स्क्रॉल आदि हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह व्यापार और ताओबाओ का क्षेत्र है। दक्षिणी हॉल में बहुत सी कड़ाहियां धधकती हुई जल रही हैं। कड़ाहियों के पीछे कुछ कीमियागर हैं जो गंभीर चेहरे बनाकर आग को नियंत्रित कर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द निम्न स्तर के कीमियागर हैं जो एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए फुसफुसा रहे हैं। कीमिया में अनुभवों का आदान प्रदान करें। अन्य 2 हॉल की तुलना में पश्चिमी हॉल निस्संदेह बहुत शांत है। यहाँ तक कि गलियारे में गार्ड भी खड़े हैं। ऐसा लगता है कि केवल कुछ कीमियागर जो एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हैं वे ही प्रवेश करने के योग्य हैं। कुछ निम्न स्तर के कीमियागर जो कभी कभार वहां से गुजरते हैं वे विस्मय और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। दरवाजे पर खड़े होकर जियो जेन ने बेहद चहल-पहल भरे हॉल को देखा और वह चकित हुए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर बाद वह धीरे-धीरे अपने होश में आया। समृद्धि के मामले में ये स्थान पृथ्वी पर अन्य समृद्ध स्थानों से कम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ आने वाले लोग सामान्य लोग नहीं हैं। जियो लिन ने जियो जेन के छोटे से सिर को थपथपाया और फुसफुसाया, क्या तुमने काफी कुछ देख लिया है? अब होश में आने का समय आ गया है। जियो जेन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, ये सोचकर कि उसका ध्यान अभी भटक गया था। जियाओ लिन ने जियाओ जेन का हाथ पकड़ लिया और चलते हुए कहा, चलो चलें, मैं तुम्हें तुम्हारे भावी शिक्षक से मिलवाता हूँ। रुको, तुम्हें मेरे प्रति सम्मान दिखाना होगा। उठी। थोड़ी देर बाद जियो लिन जियो जेन को घुमावदार गलियारों की एक श्रृंखला के माध्यम से ले गया और अंततः एक कार्यालय के दरवाजे पर रुक गया। दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था। जियो जेन थोड़ा उत्सुक था। उसे हमेशा लगता था कि गार्ड की ताकत उनके जियो परिवार के बुजुर्गों से कम नहीं थी। जिज्ञासावश जियो लिन ने सीधे सिस्टम के टूही फंक्शन को चालू कर दिया और गार्ड पर एक सरल जांच की। किरदार लीमिंग गुआंग, आयु 45 वर्ष, खेती 3 स्टार डॉलिंग। जियो जेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह आदमी वास्तव में एक डुलिंग था। अगर इस तरह का एक डुलिंग जोंगजोऊ में रखा जाता तो वह शायद गेटकीपर भी नहीं बन पाता। लेकिन अगर इसे डॉकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी कोने में गामा साम्राज्य में रखा जाता तो यह एक छोटे परिवार के बुजुर्ग या कुलपति के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त होता। क्या आप नहीं देखते कि उनके जियाओ परिवार में केवल 5 डुलिंग बुजुर्ग हैं?
पूरे जियामा साम्राज्य में जिसकी आबादी 100 मिलियन से अधिक है, एक साथ जोड़े गए डुलिंग की संख्या 100 से अधिक नहीं है। ये देखा जा सकता है कि डुलिंग वो भी नहीं है जो हर जगह मिल सकती हैं। जियाओलिन दरवाजे पर गार्ड के पास गया, सम्मानपूर्वक झुका और धीरे से कहा, मैं जियाओलिन, जियाओ परिवार का मुखिया हूँ। कल मेरा राष्ट्रपति फामा के साथ अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। कृपया मुझे सूचित करें, छोटे भाई, यह मेरे सम्मान का एक छोटा सा टोकन है। जियाओलिन ने चुपके से गार्ड के हाथ में एक अंगूठी थमा दी। जियाओ जेन, जो उसके पीछे खड़ा था, ने ये सब देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता, जो आमतौर पर घर पर इतने घमंडी थे, एक डुलिंग स्तर के गार्ड के प्रति इतने सम्मानपूर्ण होंगे। लेकिन ध्यान से सोचने के बाद जियाओ जेन को इसका कारण पता चल गया। प्रधानमंत्री के दरवाजे के सामने तीसरे दर्जे का अधिकारी होने के नाते ये डुलिंग गार्ड कोई साधारण गार्ड नहीं होगा। ये संभावना है कि कार्यालय में मौजूद व्यक्ति का कोई विशेष दर्जा हो। रुको, लगता है जियाओ जेन को कुछ याद आ गया। उसके पिता ने अभी राष्ट्रपति फामा का जिक्र किया था। अगर उसे सही से याद है तो उसे अल्केमिस्ट गिल्ड का अध्यक्ष होना चाहिए। उसने इस बुरे आदमी को पहले भी कई बार कुछ भोजों में देखा था, इसलिए जियाओ जेन को अभी भी उसके बारे में कुछ धारणा थी। फामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे बचपन में याओ चेन से मार्गदर्शन मिला था। हालांकि वह एक पंजीकृत शिष्य भी नहीं है, लेकिन एक डुहुआंग और 5वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में उसकी स्थिति उसे इस छोटे से जियामा साम्राज्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनाने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही जियोलिन गार्ड को रिश्वत दे रहा था, दरवाजे के अंदर से एक आवाज आई। क्या वह जियाओलिन है, जियाओ परिवार का मुखिया? जियाओ ली, उन्हें अंदर आने दो। गार्ड ने जल्दी से अपने हाथ में रखी स्टोरेज रिंग जियाओलिन को लौटा दी। उसे नहीं पता था कि राष्ट्रपति की आत्मा की धारणा कितनी मजबूत थी। अगर उसे पता होता कि उसने रिश्वत ली है तो वह काम करना जारी नहीं रख पाता। बाहर अनगिनत लोग उसकी स्थिति पर नजर रख रहे थे, वह इतनी छोटी सी गलती नहीं कर सकता था। जियोलिन जियो जेन को कार्यालय में ले आया और जियो जेन ने एक नजर में बुरे आदमी को मुख्य सीट पर बैठे देखा। मुख्य सीट पर बैठे बुरे व्यक्ति के चेहरे पर कुछ झुर्रियां थी, उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे और उसने बैंगनी रंग का कीमियागर लबादा पहना हुआ था। हालांकि वह बुरा था, फिर भी वह ऊर्जा से भरा हुआ था। उसके बगल में एक सीधी पीठ वाला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो सचिव या कुछ ऐसा ही लग रहा था। बुरे व्यक्ति ने जियाओलिन की ओर देखा, मेज पर रखी चाय का एक घूंट लिया और फिर धीरे से कहा, कुलपति जियाओलिन, यह आपका बेटा ही होगा। जियाओलिन ने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसके सामने बुरा आदमी कमजोर दिख रहा था, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसका रुतबा उससे कहीं ज्यादा था। जियाओलिन ने सम्मानपूर्वक कहा, यह मेरा सबसे छोटा बेटा है। कृपया मुझे ये देखने में मदद करें कि क्या उसमें फार्मासिस्ट की प्रतिभा है। फामा ने सिर हिलाया और कोमल स्वर में कहा, ठीक है, जैसा कि हमने पहले कहा था, अगर आपके बेटे में उत्कृष्ट प्रतिभा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे अपने प्रशिक्षु के रूप में ले जाऊंगा और भविष्य में उसे दवा बनाना सिखाऊंगा। अगर उसकी प्रतिभा औसत है तो हम उसे दवा बनाना सिखाने के लिए गिल्ड से एक अच्छे चौथी श्रेणी के कीमियागर का चयन करेंगे। लेकिन अगर उसके पास कीमियागर बनने की प्रतिभा नहीं है तो आप हमें दोष नहीं दे सकते। जियाओलिन ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और सम्मानपूर्वक कहा, बेशक। ये देखकर कि शब्द स्पष्ट हो गए थे, फामा ने अपने बगल में बैठे सहायक की ओर हाथ हिलाया और आदेश दिया, केमिया, तुम जांच करोगे कि क्या जियो परिवार के इस युवा स्वामी में कीमियागर बनने की प्रतिभा है? जी हाँ सर, राष्ट्रपति फामा के पीछे खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जवाब दिया और आगे की ओर चला गया। क्वीमियर ने जियाओलिन को सलाम किया और शांति से कहा, चीफ जियाओ, मैं क्वीमियर हूं, फामा के अध्यक्ष का सहायक। इसके बाद मैं आपके बेटे की प्रतिभा की जांच करूंगा। हालांकि जियाओलिन एक कीमियागर नहीं था, लेकिन वह एक नजर में बता सकता था कि उसके सामने वाला लड़का, जो उससे कुछ साल छोटा था, बस एक डुलिंग था। हालांकि जियाओलिन इस चेमेर को कम नहीं आंकेगा। अगर वह सिर्फ एक डुलिंग था तो उसे अंदर सहायक होने के बजाय बाहर दरवाजे की रखवाली करनी चाहिए थी। वह एक कीमियागर भी हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस स्तर का था। क्यूमिया ने सबसे पहले क्रिस्टल का एक टुकड़ा निकाला। हालांकि यह जियाओ परिवार के क्रिस्टल से अलग था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका इस्तेमाल गुणों की जांच के लिए किया जाता है। क्यूमी द्वारा संक्षेप में समझाने के बाद जियो जेन ने एक हाथ क्रिस्टल पर रखा और आसानी से उसमें लड़ाकू आत्मा की एक धारा इंजेक्ट की। जैसी कि उम्मीद थी, क्रिस्टल नीला, लाल और थोड़ा हरा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। परीक्षण पूरा होने के बाद क्यूमी ने अपने पीछे बैठे राष्ट्रपति की ओर से हिलाकर संकेत दिया कि विशेषताएं पास हो गई हैं। इसके बाद फामा अपनी सीट से उठे, धीरे धीरे जियाओ जेन के पास गए और फिर जियाओ जेन का छोटा हाथ पकड़ लिया। जियो जेन थोड़ा घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुरा आदमी क्या करना चाहता है। अगर उसके पिता उसके पीछे न होते तो वह चिल्ला उठता। फामा ने जियो जेन की घबराहट को नोटिस किया, इसलिए उन्होंने उसे कोमल स्वर में सांत्वना दी, आराम करो बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और अन्य चीजों के बारे में मत सोचो। जियो जेन ने निगल लिया, घबराहट से सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और बुरे आदमी फामा को वह करने दिया जो वह करना चाहता था। जियाओलिन, जो एक तरफ खड़ा था, भी थोड़ा चिंतित था। हालांकि उसने ये दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि क्या हो रहा है। ये राष्ट्रपति फामा व्यक्तिगत रूप से जियो जेन की आत्मा शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। एक कीमियागर के लिए आत्मा शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। फामा ने जियाओ जेन का हाथ पकड़ लिया और अचानक उसमें से एक कोमल शक्ति निकली, जो जियाओ जेन के हाथ से उसकी नाड़ी रेखाओं में प्रवेश कर उसके शरीर में घूमने लगी। जियो जेन को लगा जैसे उसके शरीर को देखा गया हो, लेकिन उसकी मेरिडियन से बहने वाली कोमल शक्ति की भावना ने उसे बहुत सहज महसूस कराया। उसका चेहरा अनजाने में लाल हो गया और वह लगभग आराम से चिल्ला पड़ा। एक कप चाय के बाद फामा ने जियो जेन का हाथ छोड़ दिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। जियोलिन ने घबराते हुए पूछा, राष्ट्रपति फामा, मेरे बेटे की आत्मिक शक्ति कैसी है? फामा न तो चिंतित था और न ही अधीर। उसने चाय का एक और घूंट लिया और जियाओलिन की चिंतित निगाहों के नीचे शांति से कहा, आपके बेटे की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसकी साधना और उम्र के स्तर पर इस तरह की आत्मिक शक्ति दुर्लभ है, इसलिए मैं समझौते का पालन करूंगा। आज से मैं आपके बेटे को अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। ये सुनकर जियाओलिन बहुत उत्साहित हो गया। वह कुछ समय से हर जगह भाग दौड़ कर रहा था और बहुत प्रयास कर रहा था और आखिरकार उसके प्रयास रंग लाए। जब तक जियोलिन राष्ट्रपति फामा को अपना शिक्षक मानता है, तब तक भविष्य में चौथी कक्षा का कीमियागर बनने में उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। वास्तव में राष्ट्रपति फामा का शिष्य बनने का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे जियाओ परिवार को अल्केमिस्ट गिल्ड के साथ कुछ संबंध बनाने का मौका मिलता है। इससे जियाओ परिवार के लिए बड़ी संख्या में विरोधियों को डराकर भगाया जा सकता है। आखिरकार कोई भी विशालकाय अल्केमिस्ट गिल्ड को नाराज नहीं करना चाहता। थोड़ी देर उत्साहित रहने के बाद जियोलिन ने अपने बगल में जियो जेन पर नजर डाली और पाया कि लड़का भी मूर्खतापूर्ण मुस्कुरा रहा था। जियो जेन को भी बहुत राहत मिली। उसने पहले अनुमान लगाया था कि एक समय यात्री के रूप में सामान्य दिनचर्या के अनुसार उसकी आत्मा दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत होगी। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसकी आत्मा शक्ति को बुरे आदमी फामा ने भी पहचान लिया था। जियाओ जेन, जो चुपके से हंस रहा था, अचानक उसके सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मारा गया। उसने पलट कर देखा तो पाया कि यह उसके पिता थे। जब जियो जेन ये पूछने ही वाला था कि उसके सिर पर क्यों मारा गया, तो जियोलिन ने उसे डांटा, तुम छोटे बदमाश हो, तुम अभी तक शिक्षक से भी नहीं मिले हो। जियाओ जेन को होश आया। हाँ, अब उसके लिए शिष्य बनने का समय आ गया था। वह इतना खुश था कि वह वास्तव में इसके बारे में भूल गया। जियो जेन ने अपने दांत पीस लिए, धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने सामने बैठे फामा को कई बार प्रणाम किया। जियो जेन को इतना गंभीर देखकर फामा ने भी एक सौम्य मुस्कान दिखाई, उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसके घुटनों से धूल को थपथपाया, फिर उसके सिर को छुआ और धीरे से कहा, अच्छा बेटा उठो, अब से तुम मुझे टीचर कह सकते हो। अगर भविष्य में तुम्हारे कोई सवाल हो तो तुम मुझसे आकर पूछ सकते हो। जियाओ जेन ने सिर हिलाया। अब वह इतना अच्छा व्यवहार करने लगा था कि वह वाकई 12 या 13 साल का बच्चा लग रहा था। हालांकि जियो जेन अपने दिल में चिल्ला रहा था, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जियो जेन के माथे पर जलन के अलावा उसे थोड़ी खुजली भी महसूस हुई। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना सिर बहुत जोर से मारा था और वह टूट गया था। फामा ने जियो जेन के माथे पर खून के निशान को देखा, अंगूठी से गोलियों की एक बोतल निकाली, उसमें से एक सुगंधित पन्ना हरे रंग की गोली निकाली और फिर उसे जियो जेन को खिला दिया। हालांकि जियो जेन को यह नहीं पता था कि गोली किस ग्रेड की थी, लेकिन जैसे ही उसने इसे लिया, उसने महसूस किया कि उसके सिर में दर्द कम हो गया था और घाव तेजी से ठीक हो रहा था।
फामा वहीं खड़ा रहा, मानो वह कुछ सोच रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया हो। उसने एक गुप्त पुस्तक निकाली और उसे जियाओ जेन के हाथ में रख दिया। फामा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी मेरे शिष्य बने हो, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये स्क्रॉल अग्निगुणित कौशल के बारे में है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। जियो जेन विनम्र नहीं था। उसे लगा कि अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो यह फामा के लिए शर्मिंदगी की बात होगी, इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब पास में खड़े चेमेर ने गुप्त पुस्तक देखी तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, मानो उसने कुछ जादुई देख लिया हो। बाद में जियोलिन की कृतज्ञता के साथ फामा ने व्यक्तिगत रूप से पिता और पुत्र को दरवाजे से बाहर निकाला। कार्यालय लौटने के बाद क्यूमीर ने उत्सुकता से फामा से अपने मन में उठे संदेह के बारे में पूछा। राष्ट्रपति जी, चूंकि आपने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब है कि उस बच्चे में असाधारण प्रतिभा है। लेकिन आपने उसे वह गुप्त पुस्तक क्यों दी, जिसे खरीदने के लिए आपने पहले बहुत मेहनत की थी? फामा ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और समझाया, कीमी, तुम नहीं जानते कि उस बच्चे की आत्मिक शक्ति कितनी मजबूत है। मुझे डर है कि कुछ दूसरे दर्जे के कीमियागर आत्मिक शक्ति के मामले में उससे कहीं कमतर हैं। क्यूमी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ जेन की आत्मा इतनी मजबूत होगी। तुम्हें पता है, आत्मा की खेती करने की गुप्त तकनीकें पूरी दुनिया में केवल किंवदंतियां हैं, और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे उसके जैसे छोटे व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा गामा साम्राज्य में अस्तित्व में रहना और भी असंभव है। आत्मा को केवल समय और साधना के साथ ही सुधारा जा सकता है। तो फिर मुझे आश्चर्य है कि उस बच्चे की प्रतिभा गुहे की प्रतिभा से कैसी तुलना होगी? फामा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि आत्मिक शक्ति के संदर्भ में बच्चे की प्रतिभा वास्तव में गुहे की तुलना में अधिक मजबूत थी, और साधना में उनकी प्रतिभा में भी बहुत बड़ा अंतर था। जब गुहे की उम्र जियाओ जेन जितनी थी, तब भी वह अपनी लड़ाकू भावना को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। युवा गुहे की बात करें तो फामा भी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। गुहे अभी अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू ही कर रहा है। वह 20 के दशक में है और उसकी साधना 9 सितारा योद्धा के स्तर की है, लेकिन वह पहले से ही तीसरे दर्जे का कीमियागर है। आज गुहे को जियामा साम्राज्य के युवा कीमियागरों में एक नेता माना जाता है। जब फामा पहली बार गुहे से मिले तो वे उनकी प्रतिभा से आकर्षित हुए और उन्हें अपना शिष्य बनाना चाहते थे। हालांकि इस अनुरोध को गुहे ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि गुहे के पास पहले से ही एक गुरु था और उसके शिक्षक की दुर्घटना हो गई थी और गुहे एक और शिक्षक नहीं रखना चाहता था। हालांकि फामा गुहे की अस्वीकृति से कुछ हद तक निराश थे, लेकिन उन्होंने उसे विशेष रूप से निशाना नहीं बनाया। इसके बजाय वह अक्सर उसे एक बुजुर्ग की तरह कुछ सलाह देते थे। जियो जेन, जो अब अचानक प्रकट हुआ है, गुहे से भी अधिक प्रतिभाशाली है। फामा को विश्वास है कि उसके मार्गदर्शन में जियो जेन 20 वर्षों के भीतर गुहे को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगा और जियामा साम्राज्य में कीमियागरों की नई पीढ़ी का अग्रणी व्यक्ति बन जाएगा, जो उसके लिए सम्मान लाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जियो जेन की खुले दिल से की गई प्रशंसा को सुनकर कीमिए को अंततः समझ में आ गया कि फामा जियो जेन के बारे में इतना क्यों सोचते थे। जहां तक उस गुप्त पुस्तक की बातों का सवाल है, मुझे डर है कि राष्ट्रपति ने उसे पहले ही देख लिया है। आखिरकार शाफ्ट कोई गोली नहीं है, हर कोई इसे देख सकता है और यह कोई उपभोग्य वस्तु नहीं है। जियो परिवार में वापस आकर जियो जेन सीधे अपने कमरे में गया और अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला। इसे खोलने पर उसने पाया कि यह वास्तव में मार्शल आर्ट का एक स्क्रॉल था। जियो जेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मार्शल आर्ट की यह मात्रा वास्तव में एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय अग्निगुण मार्शल आर्ट थी। 7 मोड़ सच्ची अग्नि तकनीक, ग्रेड निम्न पृथ्वी ग्रेड। मूल्यांकन, अग्निगुणों वाली एक बेहतरीन तकनीक। इस तकनीक के अभ्यासी एक शक्तिशाली सच्ची आग विकसित कर सकते हैं जिसमें सब कुछ जलाने की शक्ति होती है। सिस्टम के मूल्यांकन की जांच करने के बाद जियो जेन ने अंगूठा ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ शिष्य बनने से उसे इतनी बेहतरीन अग्नि आधारित मार्शल आर्ट तकनीक मिल जाएगी। जियाओ जेन ने स्क्रॉल को अपने हाथ में पकड़ लिया, उसे अपनी ठोड़ी पर टिका दिया और विचार करने लगा। ऐसा लग रहा था कि सस्ते शिक्षक ने वास्तव में उसे पसंद किया और वास्तव में उसे एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक दी। मुझे डर है कि जियामा साम्राज्य में ऐसी कई ताकतें नहीं हैं जो पृथ्वी स्तर तक पहुंच चुकी मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल दिखा सकें। जियामा साम्राज्य में पृथ्वी स्तर के कौशल को दिखाने में सक्षम होने वाला सबसे संभावित संप्रदाय युनलान संप्रदाय होना चाहिए। आखिरकार युनलान संप्रदाय को डूजुन यूनपोटियन द्वारा स्थापित किया गया था और उनके पास जीवन और मृत्यु का एक रहस्यमय द्वार भी है। कुछ फैन फिक्शन में जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर एक ड्यूटी बनने का मौका भी होता है, लेकिन उन्हें सिर्फ फैन फिक्शन बनाया जाना चाहिए, अन्यथा बाद में पूरे परिवार को आसानी से कैसे मिटाया जा सकता है। ये तथ्य कि फामा कौशल की इस मात्रा को निकालने और दूसरों को देने में सक्षम था, अल्केमिस्ट गिल्ड की ताकत को दिखाने के लिए पर्याप्त है। अल्केमिस्ट वास्तव में एक बहुत ही आशाजनक पेशा है। अपने हाथ में रखे स्क्रॉल को करीब से देखने के बाद जियो जेन खुद से बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि मैं इस सस्ते शिक्षक का बहुत बड़ा एहसानमंद हूं। जियाओ जेन शायद फामा द्वारा उसे कौशल की यह मात्रा भेजने के उद्देश्य का अनुमान लगा सकता था। वह शायद इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को जीतना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद जियो जेन ने धीरे से कहा, मैं कोई साधारण 12 साल का बच्चा नहीं हूं। मैं इतनी आसानी से नहीं हिलूंगा। हालांकि मैं इस एहसान को याद रखूंगा और भविष्य में शिक्षक की दया का दोगुना बदला जरूर चुकाऊंगा। हालांकि जियो जेन और फामा अब केवल नामात्र के गुरु और शिष्य हैं। आखिरकार वे केवल प्रशिक्षु बने हैं और अभी तक एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं रखते हैं। जियो जेन के पास इस एहसान को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार परिवार में जुबान स्तर के कौशल की मात्रा वास्तव में उसके सामने मौजूद स्तर के कौशल के साथ तुलना नहीं की जा सकती। कौशल की गुणवत्ता भविष्य की संभावनाओं से संबंधित है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फायदे और नुकसान के बारे में सोचने के बाद जियो जेन बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और 7 चक्करों वाली सच्ची अग्नि तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उसे कल ही मार्शल आर्ट तकनीक मिली थी और उसे अभ्यास करने का समय नहीं मिला था। उसने केवल कुछ मुख्य बिंदु ही सीखे थे, अन्यथा उसे फिर से मार्शल आर्ट तकनीक बदलनी पड़ती, जो वास्तव में परेशानी भरा होता। सुबह सुबह जब सूरज अभी निकला था, एक गाड़ी अल्केमिस्ट गिल्ड के सामने आकर रुकी। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जो भव्य वस्त्र पहने थी, अपने हाथों में एक बच्चा लिए हुए गाड़ी से नीचे उतरी। यह महिला और बच्चा जियाओ जेन और उसकी मां गुवानजू थे। कबीले के मुखिया के रूप में जियाओ लिन को पता नहीं है कि हर दिन उसके लिए कितने काम इंतजार कर रहे हैं। उसे हर समय अपनी खुद की साधना पर भी ध्यान देना पड़ता है। आखिरकार इस दुनिया में जहां ताकत का सम्मान किया जाता है, मुट्ठी कठोर सत्य है। क्योंकि वह बहुत व्यस्त था, उसे घर के नौकरों से जियो जेन को अल्केमिस्ट गिल्ड में भेजने के लिए कहना पड़ा। हालांकि जियो जेन की मां गुवानजू थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेटा बड़ा हो गया था और उसकी शादी होने वाली थी। एक मां के रूप में गुवानजू ने स्वाभाविक रूप से अपना अधिकांश ध्यान अपने छोटे बेटे पर केंद्रित किया। गाड़ी से उतरने के बाद गुवानजू लगातार बड़बड़ाने लगी, जिससे एक मां की अपने बच्चे के प्रति चिंता पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। जियो जेन ने अपने पहने हुए कपड़ों की 3 परतों को देखा और अवाक होकर कहा, मां, मौसम ठंडा नहीं लग रहा है, बल्कि थोड़ा गर्म है। आप चाहती हैं कि मैं इतने सारे कपड़े पहनूं? क्या ये वास्तव में उचित है? गुवानजू ने अप्रसन्नता से कहा, इसमें क्या गलत है? अगर तुम्हें वाकई गर्मी लग रही है तो तुम इसे उतार सकती हो, जियाओ जेन। फिर गुवानजू ने कुछ सावधानियों के बारे में बात करना शुरू किया। उसे बताया कि वह अपने बड़ों को बुलाते समय उनका सम्मान करे, अन्य लोगों के साथ अपने रिश्तों पर ध्यान दे और सिर्फ इसलिए अभिमानी न बने क्योंकि वह राष्ट्रपति का शिष्य है। जियाओ जेन का सिर भन-भना रहा था जब वह सुन रहा था। उसे पहले क्यों नहीं पता चला कि उसकी मां में वास्तव में तांग भिक्षु जैसी क्षमता थी। उसके मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे वह गोल्डन हुक शाप का जाप कर रही हो। जियो जेन थोड़ा अधीर था और कुछ कहना भूले बिना सीधे अल्केमिस्ट गिल्ड में भाग गया। मां, मैं अंदर जा रहा हूं, अब आप वापस जा सकती हैं। अपने बच्चे को तेजी से दौड़ते हुए देखकर गुवानजू ने आह भरी। उसका बेटा बड़ा हो गया था और उसे बाहर दौड़ना पसंद था। वह उसे घर पर नहीं रख सकती थी। आज से जियो जेन ने आधिकारिक तौर पर कीमिया के बारे में सीखना शुरू कर दिया और यह पहले स्कूल जाने से अलग नहीं लगा। हालांकि फामा जियाओ जेन के शिक्षक हैं, वे अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष हैं और हर दिन कई कामों में व्यस्त रहते हैं। बेशक उनके पास जियाओ जेन को कीमिया बनाना सिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। फामा ने विशेष रूप से अपने सहायक 3वीं कक्षा के शीर्ष कीमियागर चेमेर को जियो जेन को कुछ औषधीय पदार्थ वर्गीकरण और कुछ बुनियादी ज्ञान सिखाने के लिए नियुक्त किया।
जैसे जैसे वे दिन प्रतिदिन एक दूसरे को जानने लगे, जियाओ जेन को अंततः मूल उपन्यास का पात्र चेमिर याद आ गया। ये चेमिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 20 साल में चेमिर 5वीं कक्षा का कीमियागर और कीमियागर गिल्ड का उपाध्यक्ष बन जाएगा। इतना ही नहीं, चेमिर शाही परिवार से जुड़ गया और छोटी राजकुमारी याओयुए का शिक्षक बन गया। हालांकि ये अभी भी काफी समय पहले की बात है। क्यूमी के अनुसार वह अभी केवल तीसरी श्रेणी का शीर्ष कीमियागर है और उसके और चौथी श्रेणी के कीमियागर के बीच अभी भी एक अंतर है। 5वीं श्रेणी के कीमियागर की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा भविष्य में आराध्य छोटी राजकुमारी याओयुए का उल्लेख नहीं करना, उसकी सेक्सी और आकर्षक बहन याओयुए का तो अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है, उसे तो छोड़ ही दीजिए। समय बीतने के साथ ही एक साल भी पलक झपकते ही बीत गया। जियाओ जेन भी 12 साल के बच्चे से बढ़कर 13 साल का हो गया। उसकी लंबाई भी थोड़ी बढ़ गई, लगभग 1 मीटर, जो एक सामान्य बच्चे की ऊंचाई मानी जाती है। किसी महाद्वीप के उन विचित्र प्राणियों की तुलना में जो एक वर्ष की आयु में 12 मीटर से अधिक बढ़ सकते हैं, यह ऊंचाई सामान्य मानी जाती है। पिछले 1 साल में हालांकि जियो जेन लड़ने की भावना के मामले में थोड़ा सुस्त रहा है, क्योंकि वह कीमिया सीख रहा है। उसकी साधना फिलहाल धीमी रही है और अब वह केवल 3 सितारा सेनानी है। लेकिन जियाओ जेन ने कीमिया में बहुत प्रगति की थी। सिर्फ 1 साल में उसने औषधीय पदार्थों के ज्यादातर वर्गीकरण याद कर लिए थे और वह गामा साम्राज्य में उपलब्ध लगभग सभी औषधीय पदार्थों को जानता था। 7 मोड़ वाली सच्ची अग्नि तकनीक का अभ्यास करने के बाद वह अपनी इच्छानुसार आग को नियंत्रित कर सकता था। यह वास्तव में एक पृथ्वी स्तरीय तकनीक थी। इस अवधि के दौरान जियो जेन ने अपनी खुद की ज्वाला भी प्राप्त की। बेशक जियो जेन द्वारा नियंत्रित ज्वाला कोई अजीब आग नहीं हो सकती थी, लेकिन तीसरे स्तर के राक्षस की जानवर की आग थी, जो उसकी मार्शल आर्ट की शक्ति के साथ संयुक्त थी। डॉकी महाद्वीप में यदि कोई वास्तविक आग को संघनित करना चाहता है तो उसे चौथी श्रेणी का कीमियागर बनना होगा। एक कीमियागर के रूप में आग एक जरूरी है। अगर जियो जेन की साधना थोड़ी कम नहीं थी और उसके पिता चिंतित नहीं थे, भले ही वह चौथे स्तर के राक्षस की जानवर की आग चाहता था, उसके पिता उसे पाने में सक्षम होंगे। जियामा साम्राज्य में एक डुबान की शक्ति पर संदेह न करें। फामा के कठोर प्रशिक्षण के तहत जियाओ जेन की कीमियागिरी की प्रतिभा पूरी तरह विकसित हो गई है। पिछले महीने जियाओ जेन ने प्रथम श्रेणी की कीमियागर के लिए मूल्यांकन पास कर लिया और आधिकारिक तौर पर प्रथम श्रेणी की कीमियागर बन गई। 13 वर्षीय प्रथम श्रेणी के कीमियागर जियो जेन ने न केवल जियामा साम्राज्य में सबसे कम उम्र के कीमियागर का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि साधना में उनकी प्रतिभा भी सभी को ज्ञात हो गई, जिससे वे एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए। जियो जेन की प्रतिभा के रूप में ख्याति फैलने के बाद अनगिनत प्रमुख परिवारों ने जियो परिवार के दरवाजे लगभग तोड़ दिए। उनमें से कई इस महान प्रतिभा से शादी करना चाहते थे, जिसमें गामा साम्राज्य का शाही परिवार भी शामिल था। उनका उद्देश्य इस भावी प्रतिभा को जीतने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं था। यदि जियो जेन ने आवेगशील जियोलिन को नहीं रोका होता, तो इस आवेगशील पिता को शायद एक ही बार में 1 दर्जन मंगेतरें मिल जाती। इसमें संदेह न करें, यदि जियो जेन को समय पर महान बुजुर्ग जियोफैंग नहीं मिला होता, तो वह जियोलिन और उसके बेटे को मंगेतर खोजने से नहीं रोक पाता। जियो जेन ने जो कारण बताया वह बहुत सरल था। वह अभी भी युवा था और किसी महिला के बंधन में नहीं बंधना चाहता था। वह सिर्फ अभ्यास और कीमिया सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसकी मंगेतर उससे तुरंत शादी नहीं करेगी, जियो जेन ने भी स्पष्टीकरण दिया। अगर उसकी मंगेतर होती तो दबाव होता, जिसका असर उसकी साधना पर भी पड़ सकता था। इन अनुचित कारणों से जियो जेन ने वास्तव में महान बुजुर्ग जियोफैंग को मना लिया। अंत में एक बुजुर्ग के रूप में महान बुजुर्ग ने कबीले के मुखिया जियोलिन को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया। जहां तक जियो जेन के अपनी मंगेतर के प्रति इतने प्रतिरोधी होने का सवाल है, तो इसका कारण यह था कि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे कोई महिला नहीं मिल पाएगी। अपने पिछले जीवन में जियो जेन न केवल एक अनाथ था, बल्कि एक कुंवारा भी था। उसके लिए एक महिला को ढूंढना मुश्किल था और कोई भी महिला उसके जैसे गरीब हारे हुए व्यक्ति में दिलचस्पी नहीं लेगी। अगर उस समय उसकी कोई मंगेतर होती तो वह निश्चित रूप से उसे मना नहीं करता, जब तक कि वह बहुत बदसूरत न हो। लेकिन अब मामला अलग है। जियो जेन एक लंबा, अमीर और सुंदर आदमी बन गया है। जियो जेन को इस बात की चिंता नहीं है कि भविष्य में उसकी शादी हो पाएगी या नहीं। भले ही हम उसकी प्रतिभा के बारे में बात न करें, बस उसके सुंदर चेहरे पर भरोसा करें। क्या उसे अभी भी लड़कियों के साथ संबंध न बना पाने का डर है? इस दिन जियो जेन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने बहुत सारा सामान पैक किया और उसे रिंग में रख दिया और एक पत्र भी छोड़ दिया। पत्र का सामान्य सार परिवार को यह बताना था कि दुनिया बहुत बड़ी है और वह बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता है। वह कुछ महीनों में वापस आ जाएगा और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। जियो जेन 1 साल से इसे खींच रहा है। हालांकि वह इस साल के दौरान केवल 3 सितारा लड़ाकू है, लेकिन उसने पहले से ही कई जुबान स्तर के युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली है। जियो जेन के पास अब कुछ आत्मरक्षा शक्ति है। अब जियो जेन एक मिशन को अंजाम देने के लिए समय के माध्यम से यात्रा करने की योजना बना रहा है। आखिरकार उसके पास केवल एक सिस्टम है, लेकिन अगर वह मिशन को पूरा करने के लिए समय के माध्यम से यात्रा नहीं करता है, तो कोई इनाम नहीं होगा। क्या यह बर्बादी नहीं होगी यदि इतनी अच्छी प्रणाली का उपयोग केवल तो ही के लिए किया जाए? कमरे को करीब से देखने के बाद जियो जेन ने मन ही मन कहा, सिस्टम, समय के माध्यम से यात्रा शुरू करो। डिंग, यात्रा शुरू होती है। अचानक एक अजीब ब्लैक होल चुपचाप उसके सामने प्रकट हुआ। एक शक्तिशाली चूषण बल उत्सर्जित कर रहा था। जियो जेन को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और वही पल में ही उसमें समा गया। एक क्षण के चक्कर के बाद जियो जेन ब्लैक होल से बाहर कूद गया, चारों ओर देखा और पाया कि वह उजाड़ था। जियो जेन ने अपने चक्कर खाते माथे को छुआ और असहाय होकर कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था ने मुझे आखिर कहां भेज दिया? रुको, लगता है जियो जेन को कुछ पता चल गया है। उसने ध्यान से देखा और पाया कि उसके कपड़े बदल गए हैं। जियो जेन ने अब जो पहना है वह एक तंग सूट है और कुछ अजीब कलाई गार्ड, कंधे गार्ड और इस तरह की चीजें हैं। जियो जेन ने सिस्टम से पूछा, अरे सिस्टम, तुमने मुझे कहां भेज दिया? डिंग, वर्तमान दुनिया लोलो, 100 चलती जानवरों के रोमांच है। मिशन जारी किए जा रहे हैं। जियाओ जेन का चेहरा थोड़ा सख्त था। उसने बचपन में द एडवेंचर्स ऑफ लोलो पढ़ी थी। यह उसकी बचपन की याद थी। जियो जेन मूल रूप से लोलो के एडवेंचर्स के कथानक के बारे में बहुत कुछ भूल गया था, लेकिन जब उसने सिस्टम को जागृत किया तो उसकी याददाश्त पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। अपने पिछले जीवन की कई बातें जो पूरी तरह से भूल चुकी थी, अब जियो जेन उन्हें स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। हालांकि उन्हें इसका कारण नहीं पता था, लेकिन वे इसका श्रेय सिस्टम को ही दे सकते थे। ये सिस्टम का एक काम होना चाहिए। याददाश्त में महत्वपूर्ण सुधार जियाओ जेन के लिए एक बड़ा लाभ है। इस तरह जब वह भविष्य में अन्य दुनियाओं की यात्रा करेगा, तो वह कथानक को स्पष्ट रूप से याद रख सकेगा, जिससे उसे सबसे बड़े लाभ के लिए योजना बनाने और सिस्टम के कार्यों को पूरा करने में सुविधा होगी। डिंग, मिशन जारी किया जा रहा है। मिशन, मोटरसाइकिल जनजाति का नेतृत्व करें, जानवर जनजाति और जानवर जनजाति के मेचा राजा को हराएं और पूरी दुनिया का सर्वोच्च शासक बने। पुरस्कार, संपूर्ण ज़ॉम्बी दुनिया पर नियंत्रण और मुक्त आवागमन। जियो जेन ने आश्चर्य में अपने हाथों से ताली बजाई और भावुक होकर कहा, अद्भुत, अद्भुत, इनाम वास्तव में पूरी दुनिया है। सिस्टम, आपने ऐसा कैसे किया? जियो जेन को भी उम्मीद नहीं थी कि यह प्रणाली, जिसमें आमतौर पर बुद्धिमत्ता की कमी दिखती थी, वास्तव में इतनी महान क्षमता रखती थी कि वह वास्तव में पुरस्कार के रूप में एक दुनिया दे सकती थी। डिंग, सिस्टम जवाब दे रहा है। मशीन जानवरों की दुनिया एक विशेष दुनिया है। ये बेतरतीब ढंग से 2 मशीन राजाओं को चुनेगा। जब तक उनमें से एक दूसरे को हरा सकता है, वे कानूनी रूप से दुनिया के शासक बन सकते हैं। मेजबान की वर्तमान पहचान मोटरसाइकिल जनजाति के मशीन राजा की है। जियो जेन ने अवाक होकर कहा, मैंने सोचा था कि आप वास्तव में पूरे विश्व को पुरस्कार के रूप में मजबूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने नियमों में खामियों का फायदा उठाया और मुझे 2 मेचा राजाओं में से एक के साथ बदल दिया। डिंग, मेजबान ने सही समझा। जियो जेन ने अचानक गुस्से से कहा, चूंकि मैं मोटरसाइकिल जनजाति का मेचा राजा हूं, तो आपने मुझे इस भगवान बुलाए स्थान पर क्यों भेजा? क्या आप मुझे मोटरसाइकिल जनजाति के शहर में नहीं भेज सकते? तुम्हें पता है, मेरे छोटे हाथों और पैरों के साथ अगर मैं किसी जानवर जनजाति से भिड़ जाऊं, तो शायद मैं तुरंत मर जाऊंगा। जियो जेन ने लंबे समय तक कोसा, लेकिन सिस्टम ने अभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिससे उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उसे बाहर निकालने की कोई जगह नहीं मिली। ये देखकर कि सिस्टम अचानक चुप हो गया, जैसे कि वह क्रैश हो गया हो, जियो जेन को डांटना जारी रखने का मूड नहीं रहा। जियाओ जेन ने अपने शरीर पर इन अजीब बटनों का अध्ययन करना शुरू किया।
उसे याद आया कि उनमें इस दुनिया का एक नक्शा था और यह एक कंप्यूटर संस्करण था। अब उसका सबसे जरूरी काम है जल्दी से जल्दी मोटरसाइकिल सवारों के शहर में घुसना। आखिरकार उसके शरीर पर अभी भी मोटरसाइकिल सवार का प्रतीक है। यदि वह बदकिस्मत था और जानवरों का सामना करता था तो जियो जेन यांत्रिक राक्षसों के विशाल शरीर के बारे में सोचकर कांपने से खुद को नहीं रोक पाता था। इस दुनिया में हॉट व्हील्स जैसे घटिया रोबोट को छोड़कर कोई भी रोबोट लड़ाकू को हरा सकता है। ग्रीन हाउस में पले बड़े जियाओ जेन जैसे फूल को शायद एक पैर से कुचल दिया जाएगा। जियो जेन ने कुछ देर तक इसका अध्ययन करने के बाद अंततः अपनी छाती पर लगे बटन पर लगे नक्शे को खोला। जियो जेन ने पाया कि निकटतम मोटरसाइकिल शहर वास्तव में चंद्र मंदिर था, वही चंद्र मंदिर जिसे बाघ राजा ने नष्ट कर दिया था। इसका एक और शीर्षक भी था जो पुलिस स्टेशन था। इसे पुलिस स्टेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद सभी रोबोट पुलिस कारों पर आधारित हैं। जियो जेन को अभी भी यकीन नहीं है कि क्या मून टेंपल को टाइगर किंग के नेतृत्व वाली सेना ने नष्ट कर दिया है। अगर इसे नष्ट कर दिया गया है तो जियो जेन को वहां एक काले पैंथर जानवर का सामना करना पड़ सकता है जो खतरनाक होगा। हालांकि अब जियाओ जेन के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, उसे बाहर कभी भी खतरा हो सकता है। उसके लिए बेहतर है कि वह मून टेंपल में अपनी किस्मत आजमाए। अगर मून टेंपल अभी भी अस्तित्व में होता तो जियो जेन रोबोट राजा की शक्ति से पूरे मून टेंपल पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता था। इसके बारे में सोचना ही बहुत अच्छा है। बिना किसी देरी के जियो जेन ने अपने शरीर में लड़ने की भावना को जगाना शुरू कर दिया और चंद्र मंदिर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इस समय चंद्र मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक नीली पुलिस कार सामने से दो काले तेंदुए के आकार के यांत्रिक राक्षसों का पीछा कर रही थी। अचानक नीली पुलिस कार ने गति पकड़ी और सीधे दो यांत्रिक राक्षसों को पीछे छोड़ दिया। ये तुरंत एक नीले रोबोट में बदल गया। उसके हाथों में दो नीले रंग के हल्बर ने तुरंत दो यांत्रिक काले पैंथरों को मार डाला। मारे गए दो यांत्रिक काले पैंथरों ने नीली रोशनी उत्सर्जित की और फिर नीले रोबोट के शरीर में उड़ गए। नीले रोबोट ने घृणा से कहा, हंफ, ब्लैक पैंथर मोन वास्तव में कमजोर है। पीछे से एक हरे रंग की पुलिस कार निकली और जब वह नीले रोबोट के पास पहुंची तो वह बिल्कुल वैसा ही रोबोट बन गया। उनके बीच सिर्फ एक ही अंतर था, उनके शरीर का रंग। हरे रंग की पुलिस कार रोबोट ने जल्दी से कहा, जनरल वेनेगार्ड, हमें आगे ब्लैक पैंथर 20 सैनिकों का एक और समूह मिल गया है। यह नीला रोबोट चंद्र मंदिर का प्रथम जनरल और मोहरा है। मोहरा ने कुछ दिलचस्पी के साथ पूछा, ओह, दूसरी तरफ से कितने लोग आ रहे हैं? हरे रंग के पुलिस सिपाही ने जवाब दिया, वहां 30 से अधिक लोग हो सकते हैं और वे रसद ले जा रहे प्रतीत होते हैं। पायनियर ने उत्साह से कहा, ओह बढ़िया, फिर से कुछ करने को है। इतना कहने के बाद वह नीली पुलिस कार में बैठ गया और सबसे तेज गति से भाग गया। जाते समय मोहरा ने अहंकारपूर्वक कहा, मुझे उन्हें नष्ट करने दो। एक छोटे से रास्ते पर काले तेंदुआ जानवरों का एक समूह जिसका नेतृत्व एक बैंगनी तेंदुआ जानवर कर रहा था, काले पत्थरों का एक जत्था ले जा रहा था। बैंगनी रंग के तेंदुए जैसे जानवर ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, रुको। फिर उसने कहा, काले जलते पत्थरों के इस समूह का उपयोग मार्शल टाइगर किंग द्वारा ऊर्जा शहर पर हमला करने के लिए किया जाता है। हमें उन्हें सुरक्षित रूप से वापस ले जाना चाहिए। उसके पीछे खड़े एक काले पैंथर जानवर ने कुछ संदेह के साथ कहा, जनरल, ये चंद्र मंदिर का क्षेत्र है। मैंने सुना है कि वहां एक आदमी है जिसका नाम मोहरा है जो बहुत शक्तिशाली है। क्या हमें कोई चक्कर लगाना चाहिए? इस प्रस्ताव को पर्पल लेपर्ड 20 ने सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह इसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सामने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नहीं लगता था कि कोई भी मार्शल टाइगर किंग की आपूर्ति को लूटने की हिम्मत करेगा। हालांकि वह आज उठे और पंचांग की जांच किए बिना बाहर चले गए और एक युवक जो बाघ से नहीं डरता था सचमुच बाहर कूद गया। मैं आ रहा हूं। मोहरा ने अपनी पूंछ को खूबसूरती से हिलाया और काले पैंथरों के ठीक सामने खड़ा हो गया। बैंगनी तेंदुआ जानवर ने पूछा, ये कौन है? तुमने अकेले हमारे बाघ राजा की परिवहन टीम को रोकने की हिम्मत कैसे की? मोहरा ने अहंकार से कहा, हाँ, मेरे चंद्र मंदिर के क्षेत्र में यदि आप मुझे मोहरा को नहीं पहचानते हैं तो यह वास्तव में थोड़ा अनुचित है। बैंगनी मछली पकड़ने वाला जानवर चौंक गया, क्या आप अग्रिम पंक्ति में हैं? सभी तैयार हो जाओ, गोली चलाओ। काले पैंथर जानवरों के एक बड़े समूह ने एक खेल भावना के विपरीत लड़ाई शुरू कर दी। वे सभी खूंखार जानवरों में बदल गए और अपनी पीठ पर मशीन गनों से गोलियां चलाते रहे। वेनेगार्ड भी कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं है, उसका शरीर लगातार चकमा देता रहता है और धमकी देता रहता है। अंत में वेनेगार्ड, जो खेलते खेलते थोड़ा थक गया था, ने सीधे अपनी अंतिम चाल शॉक एंड वेव किल का उपयोग किया। उसने सीधे अग्रणी बैंगनी तेंदुए जानवर को जमीन पर गिरा दिया और उसे अपने उन्नयन के लिए ऊर्जा में बदल दिया। बाकी काले पैंथर जानवर जब ये देखते हैं कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो सीधे भाग जाते हैं। मोहरा उनका पीछा करना नहीं भूलता। अंत में केवल 3 काले पैंथर जानवर सफलतापूर्वक भागने में सफल रहे। जबकि मोहरा हत्या की खुशी के कारण जोर से हंस रहा था, जियो जेन जो थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी पहाड़ी पर था, उसे ये सब कुछ का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। जियो जेन सफलतापूर्वक मून मंदिर में घुस गया, शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत छोटा था और उस पर बाइकर कबीले का निशान था। उसे मून मंदिर के लोगों ने आसानी से अंदर जाने दिया। जिस अग्रिम सेना ने अभी विजय प्राप्त की थी उसे उसके स्वामी चंद्र मंदिर के स्वामी ने डांटा। यद्यपि मोहरा को उसके मालिक ने डांटा था, फिर भी उसने सबक नहीं सीखा और अपनी मनमानी करता रहा। चंद्र मंदिर के स्वामी का मानना था कि चूंकि उसने बाघ राजा को नाराज किया था, इसलिए बाघ राजा की सेना निश्चित रूप से बदला लेने आएगी। सौभाग्य से शहर के स्वामी को पता था कि 2 रोबोट जो थंडर हाफ मून स्लैश और शॉक एंड वेव किल कर सकते हैं, वे संयुक्त आक्रमण कौशल का उपयोग करके विशेष रूप से टाइगर किंग को नियंत्रित कर सकते हैं। शॉक एंड वेव्स मून टेंपल वंश का एक विशेष कौशल है और मून टेंपल सिटी लॉर्ड खुद इसे जानता है। थंडरस हाफ मून स्लैश वंश के लिए इस पीढ़ी के उत्तराधिकारी को थंडरबोल्ट फायर कहा जाता है और वह समय के शहर में रहता है। चंद्र मंदिर के स्वामी ने अपनी आखिरी उम्मीद पर काबू रखा और जल्दी से अपने प्रशिक्षु मोहरा को बुलाया ताकि वह समय के शहर में जाकर थंडरबोल्ट को ढूंढे और उसे बाघ राजा से निपटने में मदद करने के लिए कहे। हालांकि चंद्र मंदिर के भगवान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोहरा वास्तव में बाघ राजा के मोहरा सैनिकों से मिलेंगे जो रास्ते में बदला लेने के लिए आए थे। हालांकि टीम का नेतृत्व करने वाला नीला तेंदुआ जानवर बहुत मजबूत नहीं था और कुछ ही चालों में मोहरा द्वारा पीटा गया था। पराजित नीले तेंदुआ जानवर ने भी कुछ कठोर टिप्पणियां की तथा मोहरा और चंद्र मंदिर को इंतजार करने और देखने के लिए कहा। इस प्रकरण के बाद मोहरा को लगा कि बाघ राजा की सेना कुछ खास नहीं थी, इसलिए वह थंडरबोल्ट की तलाश करने में बहुत आलसी हो गया और आधे रास्ते से ही घर वापस चला गया। बेशक अपने स्वामी से निपटने के लिए वेनेगार्ड ने पहले ही एक बहाना ढूंढ लिया था, ये कहते हुए कि समय के शहर पर ब्लैक आयरन बीस्ट ने हमला किया था और थंडरबोल्ट बचाव के लिए आने में बहुत व्यस्त था। बचाव की कोई आशा न होने के कारण चंद्र मंदिर के स्वामी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, सिवाय इसके कि अगली रणनीति पर चर्चा करने के लिए सभी योद्धाओं को बुलाया जाए। वास्तव में चंद्र मंदिर के स्वामी को यह नहीं पता था कि थंडरबोल्ट का वर्तमान स्तर केवल 6 था और वह किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। संयुक्त आक्रमण कौशल की तो बात ही छोड़िए। यदि अंत में वेनेगार्ड सचमुच थंडरबोल्ट को अपने साथ ले आता है तो संयुक्त आक्रमण कौशल का उपयोग नहीं हो सकेगा और इसके बजाय थंडरबोल्ट की चंद्र मंदिर में मृत्यु हो सकती है। विशाल महलों के समूह के बीच एक पीले रंग की पुलिस कार रोबोट अपनी सीट पर बैठी है जिसके नीचे अनगिनत रोबोट खड़े हैं जिनमें वेनेगार्ड भी शामिल है। पहली सीट पर बैठा रोबोट चंद्र मंदिर का स्वामी है। उसका स्तर बहुत ऊंचा है, वह 19वें स्तर पर पहुंच गया है। पूरे यांत्रिक जानवरों की दुनिया में वह जानवर जनजाति के 3 स्तर 20 युद्ध राजाओं के बाद दूसरे स्थान पर है। चंद्र मंदिर के स्वामी ने निराशावादी ढंग से कहा, बाघ राजा की सेना जल्दी आ रही है, सभी लोग तैयार हो जाएं, हम जल्द ही चंद्र मंदिर को खाली कर देंगे। बैंगनी पुलिस कार में बैठे सिपाही ने आश्चर्य से कहा, क्या चंद्र मंदिर को खाली कराओ? हरे रंग की पुलिस कार में बैठे सिपाही ने कुछ संदेह के साथ पूछा, नगरपालिका, हमें कहां निकल जाना चाहिए? चंद्र मंदिर के स्वामी ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, हम ऊर्जा नगर जा सकते हैं। नीचे खड़े सभी सैनिक थोड़े हैरान थे। ऊर्जा का शहर, यह उनकी मोटरसाइकिल टीम का ठोस शहर है। चंद्र मंदिर के भगवान ने आगे कहा, ऊर्जा शहर हमारी मोटरसाइकिल जनजाति का सबसे मजबूत शहर है, ये वहां सुरक्षित रहेगा। नगर के राजा के बोलने के बाद किसी और ने बोलना शुरू किया।
लेकिन एनर्जी सिटी के साथ हमारा ज्यादा संपर्क नहीं है, क्या वे हमें अपने यहाँ लेंगे? बगल में खड़ा हरा पुलिस सिपाही भी इस बात से सहमत था और बोला, हम मोटरसाइकिल वाले आदिवासी अब विभाजित हो चुके हैं और एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। मुझे डर है कि वे हमें शहर में प्रवेश करने से मना कर देंगे। चंद्र मंदिर के स्वामी ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और फिर आगे कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊर्जा नगर के स्वामी उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, हम कोशिश करके देख सकते हैं। इस समय बगल में खड़ा अग्रिम पंक्ति का सिपाही अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि उसे पहले भी डांटा गया था, फिर भी उसके पास कहने के लिए कुछ था। मास्टर, हमारी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, अगर बाघ राजा भी आ जाए तो हम प्रतिरोध कर सकते हैं। चंद्र मंदिर के स्वामी ने अपना सिर हिलाया और निराशावादी ढंग से कहा, नहीं, बाघ राजा आ रहा है और हमारा चंद्र मंदिर गिर जाएगा। मोहरा कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण था। उसे लगा कि उसके मालिक का कमजोर चरित्र थोड़ा आश्चर्यजनक था और उसने अहंकार से कहा, मास्टर, आप हमें बहुत कम मानते हैं। मेरे जैसे एक मोहरा ने बाघ राजा के अधीन 2 जनरलों को हराया। मुझे लगता है कि बाघ राजा केवल इतना ही शक्तिशाली है। चंद्र मंदिर के स्वामी ने अपनी कुर्सी थपथपाई और गुस्से से कहा, हंस, तुम अभी भी शेखी बघाने की हिम्मत कर रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत साहसी और लापरवाह हो और तुम्हें अपनी जगह नहीं पता कि तुमने बाघ राजा के आदमियों को भड़काने की पहल की और तुम इस मुश्किल में हो। मोहरा ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, हम अभी किसी परेशानी में नहीं हैं। जब तक हम सब एकजुट रहेंगे, हम निश्चित रूप से बाघ राजा और उसके आदमियों को हराने में सक्षम होंगे। ऐसा कहने के बाद मोहरा ने सभी को अपने साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। अग्रिम मोर्चे से प्रेरित होकर सभी लोग उत्साहित हो गए और आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ चिल्लाने लगे। चंद्र मंदिर के भगवान, जो ऊपरी मंजिल पर बैठे थे, ने सभी को बीच में रोका और बाघ राजा की ताकत का वर्णन करना शुरू कर दिया कि वह कितना शक्तिशाली था और फिर मोहरा को डांटना शुरू कर दिया। मोहरा ने कमजोरी दिखाने की हिम्मत नहीं की और अपने मालिक के साथ बहस करना शुरू कर दिया और मालिक और प्रशिक्षु झगड़ने लगे। अंततः ये देखकर कि उसका स्वामी अभी भी जिद्दी है, मोहरा ने सभी से कहा, ठीक है, चूंकि आप सहमत नहीं हैं गुरुजी, तो चलिए निष्पक्ष मतदान करते हैं। जो लोग रुकना चाहते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं, वे मेरे पक्ष में खड़े होंगे और जो लोग भागना चाहते हैं, वे मेरे गुरु के पक्ष में खड़े होंगे। नगर का स्वामी इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोधित होकर कहा, तुमने क्या कहा? चंद्र मंदिर के क्रोधित भगवान ने सीधे मोहरा को मुक्का मारा और मुक्के ने मोहरा को जमीन पर गिरा दिया। जो अग्रिम सैनिक जमीन पर गिर गया था, उसने भी अविश्वास में कहा, गुरुजी, आपने मुझे मारा। चंद्र महल के स्वामी ने आह भरते हुए जोर से कहा, सब लोग जल्दी से चले जाओ, बहुत देर हो जाएगी। बाघ राजा इतना शक्तिशाली है कि हम चंद्र महल में उसका विरोध नहीं कर सकते। अनावश्यक बलिदान देने के बजाय बाघ के लिए अपनी ताकत बचाकर रखना बेहतर है। इस समय मोहरा खड़ा हुआ और अनिच्छा से बोला, हंस, मैं भागने वाले काय बनने की अपेक्षा युद्ध में मरना पसंद करूंगा। ठीक इसी तरह अग्रिम मोर्चे के उकसावे पर सभी लोग चिल्लाने लगे, मानो वे अपनी मातृभूमि के लिए मरते दम तक लड़ने को तैयार हों। ये देखकर चंद्रदेवता नगर के स्वामी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इसके बजाय वे चेहरे पर निराशा के भाव के साथ मुख्य आसन पर बैठ गए। पा 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 भीड़ में से जोरदार तालियां गूंज उठीं। बहुत अच्छा, इतनी ऊंची लड़ाई की भावना के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चंद्र मंदिर की रक्षा इतनी कमजोर है, लेकिन यह आज भी खड़ी है। अजनबी की आवाज ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सबने उसके लिए जगह बनाई और एक बच्चा बाहर आया। मोहरा शियाओ जैन के पास गया, नीचे बैठ गया और उत्सुकता से पूछा, बच्चे, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? जो बच्चा आया है वह हमारा नया मोटरसाइकिल राजा जियो जैन है। जियो जैन ने विशाल मोहरा पर नजर डाली और मजाकिया लहजे में कहा, मैं इन दिनों मून टेंपल में आया था। जहां तक मेरी पहचान का सवाल है, मुझे डर है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। ओह, मोहरा दिलचस्पी से भर गया और पूछता रहा, तो फिर मुझे बताओ कि तुम क्या कहोगे? मैं जानता हूं कि तुम क्या कहोगे। जियो जैन ने अपना सिर उठाया और जोर से कहा, मेरी बात सुनो, मैं मोटरसाइकिल जनजाति का मेचा राजा हूं। दृश्य तुरंत शांत हो गया। थोड़ी देर बाद लगभग सभी रोबोट हंसने लगे। इस बच्चे ने वास्तव में कहा कि वह रोबोट युद्धों का महान राजा था। यदि आप उसकी जगह होते तो क्या आप इस पर विश्वास करते? मोहरा और भी बेशर्मी से हंसा, लगातार अपने हाथों से जमीन पर वार करता रहा। वह सबसे जोर से हंसा और मुझे सच में डर था कि वह हंसते हंसते अपने शरीर के अंगों को बाहर निकाल देगा। दूसरी ओर जियो जैन शांत दिख रहा था। उसने इस दृश्य का बहुत पहले से अनुमान लगा लिया था। वह पिछले कुछ दिनों से मशीन वर्किंग की क्षमताओं का पता लगा रहा था और कुछ परिणाम मिलने वाले थे। ऊपर बैठे चंद्र मंदिर के स्वामी की आंखों में चमक थी। अपने राजकुमार के बच्चे को देखकर हालांकि उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कोई रोबोट राजा के साथ मजाक करने की हिम्मत करेगा।